हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 का पाठ 4 परमाणु की संरचना। इससे पहले हमने पाठ 3 में ये पढ़ लिया था कि जो पदार्थ होते हैं ना, पदार्थ वो परमाणुओं और अणुओं से मिलकर बने होते हैं। विभिन्न प्रकार के पदार्थ हमारे वातावरण में हैं। विभिन्न पदार्थों का अस्तित्व उन परमाणुओं के कारण होता है जिनसे वे बने हैं। मतलब जो पदार्थ होते हैं ना, वो परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से भिन्न क्यों होता है। देखिए, जो एक तत्व के परमाणु होते हैं ना, वो दूसरे तत्व के परमाणु से अलग होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से अलग क्यों होते हैं? क्या परमाणु वास्तव में अविभाज्य होते हैं? देखिए, हमने ये भी पढ़ा है कि जो परमाणु होते हैं ना, उनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। परमाणु बहुत छोटे होते हैं। तो क्या वास्तव में ही परमाणु अविभाज्य होते हैं, जैसे कि डाल्टन ने कहा था? डाल्टन ने ये प्रतिपादित किया था कि जो परमाणु होते हैं वो अविभाज्य होते हैं, उनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। तो क्या ये वास्तव में अविभाज्य होते हैं या फिर इनके भीतर भी अन्य छोटे छोटे घटक होते हैं? ये हम इस पाठ में पढ़ेंगे। इस अध्याय में हमें इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा। इस अध्याय में हमें इन सभी प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। हम अपरमाणु कणों और परमाणु के विभिन्न प्रकार के मॉडलों के बारे में भी पढ़ेंगे। हम ये भी पढ़ेंगे कि जो परमाणु होते हैं उनके अंदर भी अपरमाणुक होते हैं। परमाणु जो होते हैं उनमें भी अपरमाणुक होते हैं। तो हम अपरमाणुकों के बारे में भी पढ़ेंगे और परमाणु के विभिन्न प्रकार के जो मॉडल है ना, उनके बारे में भी पढ़ेंगे, जिनसे ये पता लगेगा कि ये कण परमाणु के भीतर किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। तो देखिए, जो परमाणु होते हैं ना, उनमें अपरमाणुक होते हैं। परमाणु में क्या होते हैं? अपरमाणु। और ये अपरमाणु जो होते हैं, ये परमाणु के भीतर किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, कहाँ पर ये होते हैं परमाणु के अंदर, ये भी हम इस पाठ में पढ़ेंगे। 19वीं शताब्दी के अंत में वैज्ञानिकों के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती थी परमाणु की संरचना और उसके गुणों के बारे में पता लगाना। देखिए, 19वीं शताब्दी के अंत में वैज्ञानिकों के सामने एक चुनौती थी, परमाणु की संरचना कैसी होती है, मतलब परमाणु कैसा दिखता है, कैसा होता है परमाणु, और उसके अंदर अपरमाणुक भी होते हैं कि नहीं, और भी छोटे छोटे कण होते हैं या नहीं होते हैं, या परमाणु अविभाजित होता है, और उसके क्या गुण होते हैं, इनके बारे में पता लगाना एक सबसे बड़ी चुनौती थी। परमाणुओं की संरचना को अनेक प्रयोगों के आधार पर समझाया गया। उसके बाद परमाणु की संरचना को जानने के लिए बहुत सारे प्रयोग किए गए, अनेकों प्रयोग किए गए, और अनेकों प्रयोगों के आधार पर समझाया गया कि परमाणु की संरचना कैसी होती है। परमाणुओं के अविभाज्य न होने के संकेतों में से एक संकेत स्थिर विद्युत तथा विभिन्न पदार्थों द्वारा विद्युत चालन की परिस्थितियों के अध्ययन से मिला। परमाणु अविभाज्य नहीं होते हैं, इनका एक संकेत मिला स्थिर विद्युत तथा विभिन्न पदार्थों द्वारा विद्युत चालन की परिस्थितियों के अध्ययन से। मतलब विभिन्न पदार्थ जो होते हैं ना, वे विद्युत का चालन करते हैं। इसका जब अध्ययन किया गया तो ये पता लगा कि जो परमाणु होते हैं ना, वो अविभाज्य नहीं होते। जब विद्युत चालन की परिस्थितियों के बारे में पता लगा तो फिर ये भी आइडिया मिला कि परमाणु जो होते हैं ना, वो अविभाज्य नहीं होते, मतलब वो भी विभाजित हो सकते हैं, उनमें भी छोटे छोटे कण होते हैं। तो फिर पदार्थों के अंदर कौन से कण होते हैं, हम ये पढ़ेंगे। पदार्थों के अंदर कौन से कण होते हैं, तो फिर परमाणुओं में कौन से कण होते हैं, हम ये पढ़ेंगे। 4.1 पदार्थों में आवेशित कण। पदार्थों के अंदर आवेशित कण होते हैं। पदार्थों में आवेशित कणों की प्रकृति को जानने के लिए आइए निम्न क्रियाकलाप करें। सूखे बालों में कंघी कीजिए। जब सूखे बालों में कंघी करते हैं और छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास कंघी को लाते हैं तो वे छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करती हैं। सूखे बालों में कंघी करते हैं और कुछ कागज के छोटे छोटे टुकड़े लेते हैं, उनके पास जब कंघी को लाया जाता है तो कागज से ना वो कंघी से चिपक जाते हैं। और दूसरा ये क्रियाकलाप करेंगे, कांच की एक छड़ लेंगे, उसको सिल्क के कपड़े पर रगड़ेंगे, सिल्क का जो कपड़ा होता है उसके ऊपर रगड़ेंगे, और इस छड़ को हवा से भरे गुब्बारे के पास लाया जाएगा तो फिर गुब्बारा इससे चिपक जाएगा। ये जो कांच की छड़ है ना, इस पर गुब्बारा चिपक जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कागज के टुकड़े कंघी से चिपक गए और यहाँ पर जो गुब्बारा है वो कांच की छड़ पर चिपक गया। तो इसमें क्या किया था? कांच की छड़ को सिल्क से रगड़ा था और वहाँ पर कंघी को सूखे बालों से रगड़ा था। तो जब सूखे बालों से
कंघी को रगड़ा था और कांच की छड़ को सिल्क से रगड़ा था, तो ऐसा क्या होता है कि ये कागज और गुब्बारे को अपने से चिपका लेते हैं। इन क्रियाकलापों से क्या हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से उनमें विद्युत आवेश आ जाता है। तो इन क्रियाकलापों से क्या निष्कर्ष निकलता है? यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दो वस्तु को जब आपस में रगड़ा जाता है तो उनमें विद्युत आवेश आ जाता है। लेकिन ये विद्युत आवेश आता कहाँ से है? यह आवेश कहाँ से आता है? इसका उत्तर तब मिला जब यह पता चला कि परमाणु विभाज्य हैं। और ये आवेश कहाँ से आता है? इसका उत्तर जब मिला जब ये पता लगा कि परमाणु भी विभाजित हो सकते हैं। परमाणु जो होते हैं वो विभाज्य होते हैं और आवेशित कणों से बने हैं। परमाणु विभाज्य हैं और आवेशित कणों से बने होते हैं। परमाणु में जो आवेशित कण होते हैं उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। परमाणु में उपस्थित आवेशित कणों का पता लगाने में कई वैज्ञानिकों ने योगदान दिया। परमाणु में आवेशित कण विद्यमान होते हैं, इसका पता लगाने में कई वैज्ञानिकों ने योगदान दिया। 19वीं शताब्दी तक यह जान लिया गया कि परमाणु साधारण और अविभाज्य कण नहीं है, बल्कि इनमें कम से कम एक अपरमाणु कण इलेक्ट्रॉन विद्यमान होता है। 19वीं शताब्दी तक ये पता चल गया था कि जो परमाणु होता है ना वो अविभाजित नहीं होता है, उसमें कम से कम एक अपरमाणु होता है जिसे इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। और इसका पता जे टॉमसन ने लगाया था कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन होता है, इसका पता लगाया था जे टॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन से संबंध में जानकारी प्राप्त होने से पहले ई गोल्डस्टीन ने 1886 में एक नए विकिरण की खोज की जिन्हें उन्होंने कैनाल रे का नाम दिया। इलेक्ट्रॉन के संबंध में जानकारी प्राप्त करने से पहले, मतलब इलेक्ट्रॉनों की जानकारी नहीं थी, उससे पहले गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने 1886 में एक नए विकिरण की खोज की जिसे कैनाल रे का नाम दिया गया। ये किरणें धनावेशित विकिरण थी। इन पर कौन सा आवेश था? धन आवेश। जो ये कैनाल रे थी इन पर धन आवेश था, जिसके द्वारा अंततः दूसरे अपरमाणु की खोज हुई। मतलब एक अपरमाणु इलेक्ट्रॉन हो गया, एक अपरमाणु जो है इलेक्ट्रॉन, इसकी खोज कर ली। दूसरे अपरमाणु की खोज हुई जिसके ऊपर धनावेश होता है। ये जो दूसरा अपरमाणु है, इन कणों का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, लेकिन विपरीत होता है। मतलब जो ये दूसरा अपरमाणु को मिला ना, उस पर आवेश तो इलेक्ट्रॉनों के बराबर होगा, लेकिन अपोजिट होगा, विपरीत होगा, मतलब धन आवेश होगा। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उन पर ऋण आवेश होता है और ये जो दूसरा अपरमाणु है इस पर धन आवेश होता है। और ये जो दूसरा अपरमाणु मिला इसको प्रोटॉन बोला जाता है। प्रोटॉन, तो जो प्रोटॉन होता है ना उसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉनों की अपेक्षा लगभग 2000 गुना अधिक होता है। ध्यान रखना, ये जो प्रोटॉन होता है वो उसका वजन बहुत ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉनों से 2000 गुना अधिक वजन होता है। उनको प्रोटॉन नाम दिया गया। दूसरा कौन सा अपरमाणु को मिला? प्रोटॉन। पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन। सामान्यतः इलेक्ट्रॉन को छोटा ई, जो स्मॉल अल्फाबेट होता है ना ई, वो लिखते हैं और उसके ऊपर ऋणावेश होता है तो इस पर ऋण का निशान लगा देते हैं। और जो प्रोटॉन होता है उसको पी से लिखा जाता है और इसके ऊपर धनावेश होता है तो इस पर प्लस का निशान लगा देते हैं। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश इसलिए ये घटा का निशान, प्रोटॉन पर पी और ये धनावेश होता है, इस धनावेशित होता है इसलिए इसके ऊपर जमा का निशान लगा दिया जाता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान एक इकाई और इसका आवेश जमा 1 लिया जाता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 इकाई लिया जाता है और इसका जो आवेश है वो जमा 1 लिया जाता है, ये ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य, मतलब इलेक्ट्रॉनों में जो वजन होता है ना वो ना के बराबर होता है। यहाँ पर देखिए प्रोटॉन में वजन जो होता है ना वो इलेक्ट्रॉन से 2000 गुना होता है। जब प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 इकाई लिया जाता है तो इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान क्या होगा? 1/2000। तो ये तो बहुत कम होगा ना, तो इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान नगण्य, ना के बराबर माना जाता है और इस पर जो आवेश होता है ना वो घटा 1 माना जाता है। तो 2 अपरमाणु मिल गए थे, 2 अपरमाणु की खोज हो गई थी, एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा प्रोटॉन।
इलेक्ट्रॉनों पर ऋणावेश होता है और प्रोटोनों पर धन आवेश होता है। ऐसा माना गया कि परमाणु प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बने हैं। फिर उसके बाद क्या माना गया कि परमाणु जो है ना प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बने हैं जो परस्पर आवेशों को संतुलित करते हैं। तो देखिए, एक है धनावेश और एक है ऋणावेश, और ये जमा एक है, ये घटा एक है, तो दोनों एक दूसरे को संतुलित कर देंगे ना। तो परमाणु जो है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों से बने हैं जो कि परस्पर आवेशों को संतुलित करते हैं। यह भी प्रतीत हुआ कि प्रोटॉन परमाणु के सबसे भीतरी भाग में होते हैं। परमाणु के सबसे भीतरी भाग में प्रोटॉन होते हैं, यह भी पता लगाया गया। इलेक्ट्रॉनों को आसानी से निकाला जा सकता है, लेकिन प्रोटॉनों को आसानी से नहीं निकाला जा सकता। भाई, प्रोटॉन अंदर होते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर घूमते रहते हैं, तो बाहर जो घूमते रहेंगे उनको आसानी से निकाला जा सकता है ना घर से, और अंदर जो रहते हैं अंदर जो रहते हैं उनको आसानी से नहीं निकाला जा सकता। तो प्रोटॉन जो है वो सबसे भीतरी भाग में रहते हैं, तो उनको परमाणु से बाहर निकालना बहुत आसान नहीं होता है, और लेकिन इलेक्ट्रॉनों को आसानी से निकाला जा सकता है, लेकिन प्रोटॉनों को नहीं। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि ये कण परमाणु की संरचना किस प्रकार देते हैं। हमें इस प्रश्न का उत्तर नीचे मिलेगा। तो ये कण जो है ना, ये कण परमाणु की संरचना किस प्रकार देते हैं, मतलब परमाणु जो है ना वो प्रोटॉन से बने हैं और इलेक्ट्रॉन से बने हैं। तो फिर ये किस तरह से परमाणु के अंदर ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ये हमें पढ़ना है। तो यहाँ पर हमें इस प्रश्न का उत्तर नीचे मिलेगा परमाणु की संरचना जब पढ़ेंगे इससे पहले हम ये प्रश्न पढ़ लेते हैं। कैनाल रे क्या है? कैनाल रे धनावेशित होती हैं। यदि किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है तो इसमें कोई आवेश होगा या नहीं? नहीं, इसमें कोई आवेश नहीं होगा, क्योंकि ये जो है ना आवेश परस्पर एक दूसरे को संतुलित करते हैं। प्रोटॉन पर धनावेश होता है और इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। तो मान लीजिए यहाँ पर है जमा एक और घटा एक, तो ये क्या आ जाएगा? ये तो 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब उस पर कोई भी आवेश नहीं होगा, मतलब उस परमाणु पर कोई भी आवेश नहीं होगा। तो अब हम पढ़ते हैं परमाणु की संरचना, कि परमाणु जो है ना उसमें अपर्माणुक होते हैं, लेकिन परमाणु होता कैसा है, दिखता कैसा है, उसमें जो अपर्माणुक होते हैं वो कैसे व्यवस्थित होते हैं। तो हमने अध्याय 3 में डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में पढ़ा था। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, जिसके अनुसार परमाणु अविभाज्य और अविनाशी होता है, मतलब उसको विभाजित नहीं किया जा सकता और उसका विनाश भी नहीं किया जा सकता। लेकिन परमाणु के भीतर दो मूल कणों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज ने डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की इस धारणा को गलत साबित कर दिया। लेकिन जब पता लगा कि परमाणु के भीतर दो मूल कण होते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, तो फिर जो डाल्टन का ये सिद्धांत था ना, ये गलत साबित हो गया। अब यह जानना आवश्यक था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के भीतर किस तरह से व्यवस्थित हैं। इसको समझने के लिए बहुत से वैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न प्रकार के मॉडलों को प्रस्तुत किया। जे टॉमसन पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु की संरचना से संबंधित पहला मॉडल प्रस्तुत किया। तो परमाणु कैसे दिखते हैं, उसके लिए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रकार के मॉडल प्रस्तुत किए। जे टॉमसन पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु की संरचना से संबंधित पहला मॉडल प्रस्तुत किया। जे टॉमसन ने एक मॉडल बनाया, वो कैसा था? 4.2.1 है टॉमसन का परमाणु मॉडल। तो टॉमसन का परमाणु मॉडल कैसा था, ये देखते हैं। टॉमसन ने जो परमाणु मॉडल बनाया वो कैसा था। टॉमसन ने परमाणुओं की संरचना से संबंधित एक मॉडल प्रस्तुत किया जो कि क्रिसमस के केक की तरह था। क्रिसमस पर जो केक होता है ना, उसकी तरह था। जे टॉमसन के मॉडल के अनुसार उन्होंने जो मॉडल बनाया वो एक धनावेशित गोला था, और वो क्रिसमस केक होता है ना उसकी तरह था। क्रिसमस केक की तरह था परमाणु, और उसमें जो मेवे लगे होते हैं वो इलेक्ट्रॉन की तरह थे। कि मान लो केक जो है ना वो परमाणु मान लो, और उसमें जो मेवे लगे होते हैं ना, काजू वगैरह जो लगे होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन मान लो, ऐसे था। और ये धनावेशित गोला था। मतलब जे टॉमसन ने ये बता दिया कि परमाणु जो है ना वो गोल था, ये तो बता दिया, और इलेक्ट्रॉन उसमें जो केक में जैसे मेवा लगे होते हैं उस तरह से होते हैं, और इस पर धन आवेश होता है, ये आइडिया दिया था। और इसको तरबूज की तरह भी ले सकते हैं। तरबूज तो ये परमाणु हो गया, और इसमें जो बीज होते हैं वो इलेक्ट्रॉन हो गए, जिसके अनुसार परमाणु में धनावेश तरबूज के खाने वाले लाल भाग की तरह बिखरा है, जबकि इलेक्ट्रॉन धनावेशित गोले में तरबूज के बीज की भांति धसे होते हैं। तो ये जे टॉमसन ने जो मॉडल बनाया वो ये धनावेशित गोला कि जो परमाणु है ना वो धनावेशित गोला होता है, और उसमें कहीं कहीं पर इलेक्ट्रॉन ऐसे धसे होते हैं इस तरह से। टॉमसन ने प्रस्तावित किया
तो थॉमसन ने रिजल्ट निकाला है। थॉमसन ने कहा कि परमाणु धनावेशित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें धसे होते हैं। ये आइडिया दिया, ये बताया। परमाणु है ना, वो धनावेशित गोला है और इलेक्ट्रॉन उसमें धसे होते हैं और ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिणाम में समान होते हैं। इस पर जितना ऋणात्मक आवेश होता है उतना धनावेश होता है, इसमें जितना ऋणात्मक आवेश होता है उतना ही धनात्मक आवेश होता है। इसलिए परमाणु वैद्युतीय रूप से उदासीन होते हैं। ये भी बताया कि परमाणु पर कोई भी आवेश नहीं होता है। यद्यपि थॉमसन के मॉडल से परमाणु के उदासीन होने की व्याख्या हो गई। यद्यपि ये तो देखो थोड़ा बहुत आइडिया तो लग गया थॉमसन के मॉडल से कि परमाणु उदासीन होते हैं, किंतु दूसरे वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोगों के परिणामों को इस मॉडल के द्वारा समझाया नहीं जा सका। दूसरे वैज्ञानिकों ने भी बहुत सारे प्रयोग किए और उनके परिणामों को इस मॉडल के द्वारा समझाया नहीं जा सका, जैसे कि हम आगे देखेंगे। इसके बाद एक वैज्ञानिक थे रदरफोर्ड। 4.2.2 में रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल हम पढ़ेंगे। अर्नेस्ट रदरफोर्ड यह जानने के इच्छुक थे कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर कैसे व्यवस्थित हैं। जे थॉमसन ने बता दिया कि जैसे केक होता है उसमें कहीं कहीं मेवे लगे होते हैं, इस तरह से इलेक्ट्रॉन उसमें लगे होते हैं परमाणु में। लेकिन रदरफोर्ड यह जानने के इच्छुक थे कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर कैसे व्यवस्थित होते हैं। उन्होंने इसके लिए एक प्रयोग किया। इस प्रयोग में तेज गति से चल रहे अल्फा कणों को सोने की पन्नी पर टकराया। सोने की जो पन्नी होती है, जैसे हमारी एल्यूमिनियम फॉइल होती है ना, उस तरह से सोने की पतली सी पन्नी होती है, उस पर तेज अल्फा कण उसने डाले। तेज गति से चलते हुए अल्फा कण डाले। इन्होंने सोने की पन्नी इसलिए चुनी, देखिए सोने की पन्नी ही क्यों चुनी? सोने की पन्नी इन्होंने इसलिए चुनी क्योंकि वे बहुत पतली परत चाहते थे, मतलब बहुत पतली परत चाहते थे, और जो सोना होता है ना उसकी बहुत पतली चादर बनाई जा सकती है। सोने की यह पन्नी 1000 परमाणु के बराबर मोटी थी। 1000 परमाणुओं को जब एक के ऊपर एक रखा जाए तो जितनी मोटी पन्नी बनती है उतनी मोटी पन्नी, सोने की पन्नी इन्होंने ली। अल्फा कण द्विआवेशित हीलियम कण होते हैं। अल्फा कण जो है वो क्या होते हैं? द्विआवेशित हीलियम कण, मतलब हीलियम कण होते हैं और उनके ऊपर 2+ आवेश होता है, उन पर आवेश होता है 2, अतः ये धनावेशित होते हैं। अल्फा कण क्या होते हैं? द्विआवेशित हीलियम कण। तो अल्फा कण द्विआवेशित हीलियम कण होते हैं, ये धनावेशित होते हैं, धनावेश होता है इन पर, चूंकि इनका द्रव्यमान 4U होता है। इनका द्रव्यमान जो है ना 4U होता है, इसलिए तीव्र गति से चल रहे इन अल्फा कणों में पर्याप्त ऊर्जा होती है। तो जब ये तेजी से चलते हैं तो इनमें पर्याप्त ऊर्जा भी होती है। यह अनुमान था कि अल्फा कण सोने के परमाणुओं में विद्यमान अपरमाणु कणों के द्वारा विक्षेपित होंगे। तो रदरफोर्ड ने यह अनुमान लगाया था कि जो अल्फा कण है ना, अल्फा कण सोने के जो परमाणु हैं उनमें अपरमाणुक है। सोने का जो परमाणु है और उसके अंदर जो अपरमाणु हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन जो हैं, उनके द्वारा ये अल्फा कण विक्षेपित होंगे। विक्षेपित मतलब उन कणों से टकराकर या तो इधर जाएंगे, वापिस आएंगे, टेढ़े होंगे। जैसे मान लीजिए ये अपरमाणुक है, परमाणु के अंदर अपरमाणुक है, उससे ये अल्फा कण टकराकर विक्षेपित होंगे, मतलब अपने स्थान से इधर उधर मुड़ जाएंगे। क्योंकि अल्फा कण प्रोटॉन से बहुत अधिक भारी थे, क्योंकि अल्फा कण जो है प्रोटॉनों से बहुत अधिक भारी थे, इसलिए उन्होंने इनके अधिक विक्षेपण की आशा नहीं की थी। भाई अल्फा कण है ना, प्रोटॉनों से बहुत अधिक भारी थे, तो बहुत अधिक भारी वस्तु जब छोटी सी वस्तु से टकराएगी तो वो विक्षेपित थोड़ी होगी, वो तो इसको मारकर आगे निकल जाएगी। तो अल्फा कण प्रोटॉनों से बहुत अधिक भारी थे, इसलिए उन्होंने इनके अधिक विक्षेपण की आशा नहीं की थी। विक्षेपित तो होंगे लेकिन बहुत अधिक विक्षेपित नहीं होंगे, ये प्रेडिक्शन थी, मतलब ये उम्मीद उन्होंने की थी। तो देखिए ये इन्होंने सोने की पन्नी ली, सोने की परत द्वारा अल्फा कणों का प्रकीर्णन, ये सोने की पन्नी है, ये ऐसे पूरी सोने की पन्नी है। इसमें ये है परमाणु, ये भी परमाणु, ये भी परमाणु, ये परमाणु, ये परमाणु, सोने के परमाणु है ये अल्फा कण डाले हैं। ये जो सीधी सीधी लाइन दिख रही है ना, ये अल्फा कण है, ये अल्फा कण डाले हैं।
यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, यहाँ ये देखिए सीधा चला गया है, यहाँ पर ये सीधा चला गया है, ये सीधा चला गया है, ये भी सीधा चला गया है, यहाँ पर ये टकराया, ये विक्षेपित हो गया, मतलब ये टेढ़ा चला गया है। यहाँ पर ये सीधा चला गया है, ये भी सीधा चला गया है, ये गया है और इससे टकरा कर यहाँ पर जो बिंदी सी है इससे टकरा कर वापस आ गया है। यहाँ पर ये ऐसे चला गया है, यहाँ पर ये सीधा चला गया। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि ज़्यादातर जो अल्फा कण है ना वो सीधे चले गए हैं, और एक तो ये मुड़ा है, ये मुड़ा है, यहाँ पर ये मुड़ा एक, और एक ये मेरा मुड़ा है दो, ये यहाँ से जाकर यहीं से वापस आ गया है, 3 मुड़ा है, और यहाँ पर ये 4 मुड़ गया है, और यहाँ पर ये थोड़ा सा मुड़ा है, 5 मुड़े हैं। गए कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8, और जो 5 है वो मुड़ गए, मतलब 13 डाले थे उसमें से 5 मुड़ गए हैं, और सिर्फ एक यहाँ पर देखिए, एक जो है ना, एक गया है और इसी रास्ते से वापस आया, और जो है वो मुड़ गए हैं थोड़े बहुत, 4 जो हैं ऐसे मुड़ गए हैं, लेकिन ज़्यादातर सीधे निकल गए, ज़्यादातर सीधे निकल गए। तो देखिए, जहाँ कहीं पर भी भीड़ होती है और वहाँ से हमें अगर निकलना होता है, तो अगर ज़्यादा खुला रास्ता होगा तो हम सीधे निकलेंगे, अगर खुला रास्ता नहीं होगा तो उसमें हम थोड़े टेढ़े मेढ़े चलेंगे, इधर उधर ऐसे मुड़ तोड़ कर इस तरह से निकलेंगे आप। और अगर बहुत ही ज़्यादा भीड़ होगी, बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, तो हम वापस ही आ जाएंगे। तो देखिए, इनमें इन्होंने कम से कम 20,000 अल्फा कण डाले, सोने की पन्नी पर 20,000 अल्फा कण डाले, तो उसमें से सिर्फ एक ही मुड़कर वापस आया है, और उसमें ज़्यादातर सीधे निकल गए। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं ना, ज़्यादातर सीधे निकल गए हैं, और कुछ जो है ना, कुछ एक मुड़ गए हैं। तो 20,000 में से अगर एक वापस आया, सिर्फ एक वापस आया, इसका मतलब खुली जगह ज़्यादा थी, मतलब है जो सोने की पन्नी है उसमें खुली जगह ज़्यादा थी, यानी ये कह सकते हैं जो सोने के परमाणु है ना, इनमें खाली स्थान ज़्यादा था, खाली स्थान था ज़्यादा था, जब भी तो ये सीधे चले गए ऐसे। तो रदरफोर्ड ने फिर इससे क्या रिजल्ट निकाला? देखिए, रदरफोर्ड ने क्या सोचा था, यहाँ पर उन्होंने ये अनुमान लगाया था ना, ये अनुमान था कि अल्फा कण सोने के परमाणु में विद्यमान अपरमाणु कणों के द्वारा विक्षेपित होंगे, अपरमाणु कणों के द्वारा विक्षेपित होंगे। क्योंकि अल्फा कण प्रोटॉन से बहुत अधिक भारी होते हैं, इसलिए उन्होंने इनके अधिक विक्षेपण की आशा नहीं की थी। विक्षेपित होंगे लेकिन बहुत ज़्यादा विक्षेपित होंगे इसकी उम्मीद नहीं थी उन्हें। तो यहाँ पर देखिए, यह है अल्फा कणों का परकीर्णन, सोने की परत द्वारा अल्फा कणों का परकीर्णन। लेकिन अल्फा कण परकीर्णन प्रयोग ने आशा के बिल्कुल विपरीत परिणाम दिया। इसके परिणाम क्या निकले? देखिए, उम्मीद तो ये थी, यहाँ पर ये अनुमान था कि वे विक्षेपित होंगे, बहुत ज़्यादा विक्षेपित नहीं होंगे लेकिन विक्षेपित होंगे। लेकिन परिणाम ये निकले, तेज गति से चल रहे अधिकतर अल्फा कण सोने की पन्नी से सीधे निकल गए। उम्मीद क्या थी कि विक्षेपित होंगे, लेकिन ये सीधे ही निकल गए। अधिकतर अल्फा कण जो है वो सीधे ही निकल गए। एक तो ये रिजल्ट निकला। दूसरा, कुछ अल्फा कण पन्नी के द्वारा बहुत छोटे कोण से विक्षेपित हुए। कुछ अल्फा कण पन्नी के द्वारा बहुत छोटे कोण से विक्षेपित हुए। यहाँ पर देखिए, ये थोड़े से मुड़े हैं, बस थोड़े से मुड़े, ये तो कुछ अल्फा कण पन्नी के द्वारा बहुत ही छोटे कोण से विक्षेपित हुए। मतलब जैसे मान लो ये कोई वस्तु रखी है और यहाँ से ये कोई रे आ रही है, थोड़ी से बस विक्षेपित हो गए, टकराए, थोड़े से विक्षेपित हो गए, बस इस टाइप। तीसरा है, आश्चर्यजनक रूप से प्रत्येक 12,000 कणों में से एक कण वापस आ गया। 12,000 कण डाले थे तो उनमें से एक कण वापस आ गया, बस। ये तो आश्चर्य हुआ भाई, 12,000 कण सीधे निकल गए, 12,000 कण तो निकल गए, लेकिन एक कण वापस आया। यहाँ पर देखिए, यहाँ से ये एक ही कण वापस आया है। तो रदरफोर्ड के अनुसार यह परिणाम उसी प्रकार अविश्वसनीय था। रदरफोर्ड को विश्वास नहीं हो रहा था इस परिणाम पर, इस रिजल्ट पर। यह उसी तरह से अविश्वसनीय था जैसे आप
एक 15 इंच के तोप के गोले को टिश्यू पेपर के टुकड़े पर मारते हैं और वह लौटकर आपको ही चोट पहुंचाता है। एक 15 इंच का तोप का गोला है और उसको टिश्यू पेपर पे मारेंगे तो ये लौट कर वापस आ जाएगा। ये लौट कर वापस आ जाएगा। ये विश्वास करने लायक बात नहीं है ना। तो इसी तरह से रदरफोर्ड को भी विश्वास नहीं हुआ। उनको ये विश्वास नहीं होगा ये 12,000 तो आगे चले गए, लेकिन ये लौट कर वापस क्यों आ गया। इस प्रयोग से के निष्कर्ष को समझने के लिए खुले मैदान में एक क्रियाकलाप करते हैं। मान लें कि एक बच्चा अपनी आंखों को बंद किए हुए एक दीवार के सामने खड़ा है। उसे दीवार पर कुछ दूरी पर पत्थर फेंकने को कहें। प्रत्येक पत्थर के दीवार से टकराने के साथ वह एक आवाज़ सुनेगा। मतलब एक बच्चे की आंखों पे पट्टी बांधकर ये कहें कि सामने जो दीवार है ना उस पर पत्थर मारें, तो जैसे पत्थर मारेगा उसको आवाज़ सुनाई देगी। अगर वह इसे 10 बार दोहराएगा तो वह 10 बार आवाज़ सुनेगा। लेकिन जब आंख बंद किया हुआ बच्चा तार से घिरी हुई 4 दीवार पर पत्थर मारेगा, दीवार पर अगर पत्थर मारेगा तो इसकी आवाज़ उस बच्चे को सुनाई देगी। 10 बार मारेगा तो 10 बार आवाज़ सुनाई देगी। लेकिन ये जाली है, मान लीजिए तारों से बनी हुई जाली है और उसमें पत्थर मारेगा तो हर बार उसको आवाज़ सुनाई नहीं देगी। अगर यहाँ पर लगा, यहाँ पर पत्थर लगा, यहाँ पर पत्थर लगा, मतलब तार के ऊपर अगर पत्थर लगा कहीं पर भी तो आवाज़ सुनाई देगी। और अगर अंदर से चला गया तो उसको आवाज़ सुनाई नहीं देगी। जब तार से घिरी हुई 4 दीवारी पर पत्थर फेंकेगा तो अधिकतर पत्थर उस घेरे पर नहीं टकराएंगे और कोई आवाज़ सुनाई नहीं देगी, क्योंकि घेरे के बीच में बहुत सारी खाली जगह है जिसके बीच से पत्थर निकल जाता है। इसी तर्क के अनुसार अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने निम्न परिणाम निकाले। तो देखिए रदरफोर्ड ने फिर क्या कहा, ये ऐसा क्यों हुआ है, ये सीधे निकल गए, ये ऐसा क्यों हुआ है। परमाणु के भीतर अधिकतर भाग खाली हैं। परमाणु के भीतर अधिकतर भाग खाली हैं क्योंकि अधिकतर अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सोने की पन्नी से बाहर निकल जाते हैं। अधिकतर अल्फा कण सोने की पन्नी से सीधे निकल गए क्योंकि परमाणु के भीतर अधिकतर भाग खाली है। ये खाली भाग है, देखिए खाली भाग है तभी तो आगे निकल गई। खाली भाग में से ये सीधे निकल जाते हैं। और दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या था, दूसरा पॉइंट ये था कुछ अल्फा कण पन्नी द्वारा बहुत छोटे कोण से विक्षेपित हुए। और तीसरा है 12,000 कणों में से सिर्फ एक ही कण वापस आए। तो अब पहले का कारण क्या था, इसका कारण ये था कि परमाणु के भीतर खाली जगह ज़्यादा थी। और इसके बाद बहुत कम कण अपने मार्ग से विक्षेपित होते हैं, जिसे यह ज्ञात होता है कि परमाणु में धनावेशित भाग बहुत कम है। देखिए जो अल्फा कण है ना, अल्फा कण वो भी धनावेशित है। और जब अल्फा कणों को सोने की पन्नी पर डाला है तो ये टकराकर थोड़े से कोण से विक्षेपित हुए। ये यहाँ से टकराए और थोड़े से कोण से विक्षेपित हुए। इसका मतलब परमाणु में धन आवेशित भाग बहुत कम है, तभी तो टकराकर थोड़े से विक्षेपित हुए। अगर धनावेशित कम है तभी तो बहुत कम कोण पर विक्षेपित हुए। अगर ज़्यादा धनावेश होता तो ज़्यादा कोण से विक्षेपित होते। बहुत कम अल्फा कण 180 पर विक्षेपित हुए, जिससे यह संकेत मिलता है कि सोने के परमाणु का पूर्ण धनावेशित भाग और द्रव्यमान परमाणु के भीतर बहुत कम आयतन में सीमित है। देखिए इतना बड़ा परमाणु है और इसमें ये भाग है, इससे टकराकर ही बस एक वापस आया, मतलब 12,000 में से एक ही वापस आए। तो इसका मतलब पूरे परमाणु में बहुत ही छोटा भाग है जो कि जिससे कि ये धनावेशित कण टकराकर वापस आ गए। अगर देखिए ये ऋणावेशित हो ना, ये ऋणावेशित होता तो ये से चिपक जाते, ये कण वापस नहीं आते। तो ये धनावेशित है तभी तो इससे टकरा के वापस आ गए और 12,000 में से एक आए। इसका मतलब कि जो सोने का परमाणु है, परमाणु का पूर्ण धनावेशित भाग और द्रव्यमान परमाणु के भीतर बहुत कम आयतन में है। मतलब बहुत बड़ा परमाणु है लेकिन उसमें धनावेश बहुत कम है, बहुत कम भाग धनावेशित है और द्रव्यमान परमाणु के भीतर बहुत कम आयतन में है। प्राप्त आंकड़ों के आधार पर उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से 10⁵ गुना छोटी है। ये है परमाणु, ये परमाणु है और इसके बीच में ये भाग जो है ये है नाभिक। और नाभिक की त्रिज्या इस परमाणु की बजाय 10⁵ गुना कम है, 1,00,000 गुना। ठीक है,
10 की पावर 5 गुना कम है, यानी इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो ये हो गया 10 की पावर 5, यानी लाख गुना कम है। पूरा परमाणु इतना बड़ा है और इससे लाख गुना कम इसका नाभिक है। अपने प्रयोगों के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिक का मॉडल प्रस्तुत किया जिसमें निम्नलिखित लक्षण थे। तो यहाँ पर रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है। परमाणु का जो केंद्र है ना, ये परमाणु है, इसके बीच का जो भाग है वो धनावेशित होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है। परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है, उसे क्या कहा जाता है? नाभिक। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। एक परमाणु जो है उसका पूरा वजन जो है ना, वजन वो नाभिक में ही होता है, क्योंकि देखिए जो परमाणु होता है ना, ये इसका जो नाभिक होता है उसमें होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, अभी आपने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सुने हैं और इससे पहले वाले चैप्टर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी पढ़ा होगा। तो प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन से 2000 गुना भारी है और न्यूट्रॉन भी इसके बराबर भार का होता है। तो जो ये परमाणु है ना, परमाणु, उसका सारा वजन नाभिक के कारण ही होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ बाहर घूमते रहते हैं। ये जो ऑर्बिट है ना, ये सेल, इनमें घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन बहुत हल्के होते हैं। इलेक्ट्रॉन बहुत हल्के होते हैं तो उनमें क्या वजन होगा? सारा वजन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण ही होता है। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में ही होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं, ये होता है, और ये इसका नाभिक होता है। ये जो है ना, ये इसके सेल होते हैं। ऐसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहते हैं, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, धनावेशित, तो न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता, n से 9 कोई भी चार्ज नहीं होता, और इलेक्ट्रॉन पर होता है ऋणावेश। ऐसे इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉनों में वजन बहुत ही कम होता है, ना के बराबर होता है, और प्रोटॉन में वजन होता है इलेक्ट्रॉन से लगभग 2000 गुना, और न्यूट्रॉनों में भी प्रोटॉन जितना ही वजन होता है। तो सारा वजन जो है ना, ये नाभिक में ही होता है प्रोटॉन का। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर काटते रहते हैं। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी कम होता है। ये जो नाभिक होता है, नाभिक, ये देखिए आप देख सकते हैं, परमाणु का आकार इतना बड़ा है, नाभिक इतना छोटा सा है। तो नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी कम होता है। तो यहाँ पर ये परिणाम निकले हैं, मतलब ये जो इन्होंने ये जो मॉडल बनाया ना, ये इस मॉडल के अनुसार तो ये रिजल्ट निकले, ये वाले। और फिर और भी प्रयोग किए हैं, उनके आधार पर फिर उन्होंने ये बताया कि ये होता है परमाणु में। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में लेकिन कमियां थी। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कमियां भी थी। इलेक्ट्रॉन है ना, ये वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते रहते हैं। वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉनों का स्थायी हो पाना संभावित नहीं। देखिए, मान लीजिए यहाँ पर ये नाभिक है और आपको ये कहा गया, यहाँ पर कुछ चीज़ रखी है और आपको ये कहे तो इसमें ऐसे घूमते रहना है, इस चक्र में ऐसे घूमते रहना है, ऐसे यहाँ पर ऐसे घूमते रहना है, ऐसे। तो जब भी कोई भी चीज़ ऐसे घूमती है तो उसमें ऊर्जा तो निकलती है ना, उसमें से ऊर्जा तो निकलती है। तो वर्तुलाकार मार्ग में चक्रण करते हुए इलेक्ट्रॉन का स्थायी हो पाना संभावित नहीं है, कि ये इलेक्ट्रॉन ये चक्कर लगा रहे हैं और वैसे बोला कि ये स्थायी हैं। कोई भी आवेशित कण गोलाकार कक्ष में त्वरित होगा। कोई भी आवेशित कण अगर ये गोल घूम रहा है तो फिर स्थायी थोड़ी है, मतलब एक जगह टिका हुआ थोड़ी है, ये इसमें ऐसे घूमता रहेगा, और जब ये घूमेगा तो उसके अंदर से ऊर्जा भी निकलेगी, उसके अंदर से ऊर्जा भी निकलेगी। हम भी अगर घूमने लग जाए तो हमारे अंदर भी से भी ऊर्जा निकलती है ना, ऊर्जा की कमी होगी। इस प्रकार स्थायी कक्ष में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा विकृत करेगा, तो ऊर्जा बाहर निकलेगी। तो फिर ये जैसे यहाँ से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इसकी ऊर्जा बाहर निकलेगी, ऊर्जा बाहर निकलेगी, ऐसे घूमता घूमता फिर तो ये ऐसे इसकी ऊर्जा कम हो जाएगी, तो नाभिक में ही गिर जाएगा ना, और नाभिक से टकरा जाएगा। अगर ऐसा होता है तो परमाणु अस्थिर होता है, अस्थिर होता है, जबकि हम जानते हैं कि परमाणु स्थायी होते हैं। अगर ऐसे चक्कर काटते काटते नाभिक में गिर जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब परमाणु है ना अस्थिर होता, लेकिन हम जानते हैं कि परमाणु तो स्थायी होता है। तो फिर इसमें ये कमियां पाई गई, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में ये कमी पाई गई कि रदरफोर्ड ने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ वर्ताकार मार्ग में चक्कर काटते रहते हैं।
लेकिन जब भी आवेशित कण वृत्त में चक्कर काटते हैं तो उनमें से ऊर्जा का विकिरण होता है, मतलब ऊर्जा निकलती रहती है। इस प्रकार से ये स्थायी कक्ष में नहीं घूम पाते और ये घूमते घूमते फिर इनमें से ऊर्जा निकलती है और ऊर्जा निकलने के कारण फिर ये इस नाभिक से टकरा जाते हैं। लेकिन ये परमाणु में ये कहा गया है कि जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये अपनी निश्चित कक्षाओं में घूमते रहते हैं, परमाणु स्थायी होते हैं। लेकिन रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में ये कमियां पाई गई। वैसे काफ़ी हद तक रदरफोर्ड ने काफ़ी कुछ परमाणु के बारे में बता दिया गया था, लेकिन रदरफोर्ड के मॉडल में कुछ कमियां थी, तो उन कमियों को दूर करने के लिए फिर नील बोर ने एक मॉडल बनाया, नील बोर का परमाणविक मॉडल। ये है 4.2.3 बोर का परमाणविक मॉडल। रदरफोर्ड के मॉडल पर उठी आपत्तियों को दूर करने के लिए नील बोर ने परमाणु की संरचना के बारे में निम्नलिखित अवधारणाएं दी। नील बोर ने भी एक मॉडल बनाया और उन्होंने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। यह नील बोर ने जो अवधारणाएं प्रस्तुत की, नील बोर ने जो रिजल्ट निकाले, उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों की विविक्त कक्षाएं मतलब निश्चित कक्षाएं होती है, ये अपने ही कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। ये है नाभिक। यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिक में प्रोटॉन पर धनावेश होता है और न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता है और इसके चारों तरफ ये कक्ष होते हैं। इनमें फिर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं और ये बन गया परमाणु। तो नील बोर ने परमाणु का मॉडल बनाया और ये निम्न अवधारणाएं प्रस्तुत की। पहला क्या है, इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। और दूसरा क्या है, जब इलेक्ट्रॉन इन विविध कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है। रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन ये नहीं कहा था कि विविध कक्षा में चक्कर लगाते हैं। नील बोर ने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं, निश्चित कक्षा में, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविध कक्षा कहा जाता है। विविध कक्षा में जब ये चक्कर लगाते हैं ना, तो ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है। तो ये दो अवधारणाएं प्रस्तुत की नील बोर ने। इन कक्षाओं या कोषों, इनको या तो कक्षाएं कहते हैं या फिर कोष कहते हैं, को ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर, एनर्जी लेवल भी कहते हैं। इनका एक निश्चित एनर्जी लेवल होता है। ये जो कक्षाएं हैं, इन कक्षाओं को एनर्जी लेवल भी कहते हैं। चित्र 4.3 में एक परमाणु के ऊर्जा स्तरों को दिखाया गया है। यहाँ पर देखिए, ये है नाभिक। इसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। और जो ये पहली सेल है ना, पहला कक्ष, इसको बोलते हैं के, और दूसरे को एल, तीसरे को बोलते हैं एम, चौथे को बोलते हैं एन। पहले कक्ष को के, फिर एल, एम, एन, ये पहला कक्ष, दूसरा कक्ष, तीसरा कक्ष, चौथा कक्ष। और यहाँ पर इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, दूसरे कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो ये फिर हम आगे सीखते हैं। तो किसी परमाणु में ऊर्जा स्तर, ये ऊर्जा स्तर है के, एल, एम और एन। ये कक्षाएं के, एल, एम, एन या संख्याओं 1, 2, 3, 4 के द्वारा दर्शाई जाती हैं। यहाँ पर एक प्रश्न, परमाणु उदासीन है, इस तथ्य को थॉमसन के मॉडल के आधार पर स्पष्ट कीजिए। थॉमसन के मॉडल के आधार पर आपको स्पष्ट करना है। उसमें प्रोटॉन होता है जिसपे जो धनावेशित होता है और इलेक्ट्रॉन होता है ऋणावेशित होता है, इसलिए परमाणु उदासीन होते हैं। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के नाभिक में कौन सा परमाणु विद्यमान है। रदरफोर्ड के मॉडल के अनुसार नाभिक में प्रोटॉन विद्यमान है। 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र बनाइए। तो यहाँ पर ये बना सकते हैं, ये 3 कक्षाओं वाले बोर के मॉडल का चित्र। यहाँ पर 3 कक्षाएं बनाने, बस ये एम तक रख देना। उसके बाद क्या अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग सोने के अतिरिक्त दूसरी धातु की पन्नी से संभव होगा। हाँ, अगर सोने की पन्नी की जगह दूसरी धातु की कोई भी पन्नी ली जाती तो उससे भी प्रकीर्णन संभव होता। लेकिन ये सोने की पन्नी इसलिए ली गई है क्योंकि जो सोना है ना, वो उसकी पतली चादर बनाई जा सकती है, वो आघातवर्धक होती है, उसकी पतली चादर बनाई जा सकती है। अगर मोटी चादर लेते तो फिर विक्षेपण ज़्यादा होता उसमें, लेकिन इसमें दूसरी धातु का भी उपयोग किया जा सकता था। अब है 4.2.4 न्यूट्रॉन। देखिए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में हमने पढ़ लिया है। इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और प्रोटॉन पर पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रॉन पर
ऋण आवेश होता है और प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। यह है इलेक्ट्रॉन और यह है प्रोटॉन। अब है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन भी एक और अपरमाणुक है। 1932 में जे चैडविक ने एक और अपरमाणुक कण की खोज की जो अनावेशित होता है। इस पर कोई भी आवेश नहीं होता है, अनावेशित होता है और द्रव्यमान में प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। इसका जो द्रव्यमान है इसका वजन प्रोटॉन के बराबर होता है। ये मैंने पहले ही बताया था ना कि जो नाभिक होता है उसमें होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर धन आवेश होता है और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, लेकिन इनका द्रव्यमान बराबर होता है। इसका नाम है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन हाइड्रोजन को छोड़कर ये सभी परमाणुओं के नाभिक में होते हैं। हाइड्रोजन के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। हाइड्रोजन को छोड़कर ये सभी परमाणुओं के नाभिक में होते हैं। सामान्यतः न्यूट्रॉन को n से, स्मॉल n से दर्शाया जाता है। परमाणु का द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग के बराबर होता है। परमाणु का वजन कैसे होता है? नाभिक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उन दोनों के द्रव्यमान के जोड़ के बराबर होता है परमाणु का द्रव्यमान। परमाणु का द्रव्यमान नाभिक में जो प्रोटॉन होते हैं वो प्लस में न्यूट्रॉन होते हैं वो उसके योग के बराबर होता है। यानी मान लीजिए किसी भी परमाणु में 7 प्रोटॉन हो और 7 ही न्यूट्रॉन हो तो उसका द्रव्यमान होगा 14। इसके बाद प्रश्न आ जाते हैं। प्रश्न 1 है, परमाणु के 3 अपरमाणु कणों के नाम लिखो। यह प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। हीलियम परमाणु का परमाणु द्रव्यमान 4U है तो उसके नाभिक में 2 प्रोटॉन होते हैं। इसमें कितने न्यूट्रॉन होंगे? तो कहीं इसका द्रव्यमान क्या है? 4U। द्रव्यमान 4U तो ये हो गया प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन, ये हो गया 4U। तो इसमें अगर 2 प्रोटॉन है तो न्यूट्रॉन कितने होंगे? 2 प्रोटॉन है, 2 तो प्रोटॉन है तो न्यूट्रॉन कितने होंगे? 2 ही होंगे, तो 2 आएगा उत्तर। अब है 4.3, विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं। देखिए ये तो बता दिया है ना कि विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन वितरित होते हैं, लेकिन कैसे वितरित होते हैं। अब है 4.2.4 न्यूट्रॉन। देखिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में हमने पढ़ लिया है। इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है और प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। यह है इलेक्ट्रॉन और यह है प्रोटॉन। अब है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन भी एक और अपरमाणुक है। 1932 में जे चैडविक ने एक और अपरमाणुक कण की खोज की जो अनावेशित होता है। इस पर कोई भी आवेश नहीं होता है, अनावेशित होता है और द्रव्यमान में प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। इसका जो द्रव्यमान है इसका वजन प्रोटॉन के बराबर होता है। ये मैंने पहले ही बताया था ना कि जो नाभिक होता है उसमें होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर धन आवेश होता है और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, लेकिन इनका द्रव्यमान बराबर होता है। इसका नाम है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन हाइड्रोजन को छोड़कर ये सभी परमाणुओं के नाभिक में होते हैं। हाइड्रोजन के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। हाइड्रोजन को छोड़कर ये सभी परमाणुओं के नाभिक में होते हैं। सामान्यतः न्यूट्रॉन को n से, स्मॉल n से दर्शाया जाता है। परमाणु का द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग के बराबर होता है। परमाणु का वजन कैसे होता है? नाभिक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उन दोनों के द्रव्यमान के जोड़ के बराबर होता है परमाणु का द्रव्यमान। परमाणु का द्रव्यमान नाभिक में जो प्रोटॉन होते हैं वो प्लस में न्यूट्रॉन होते हैं वो उसके योग के बराबर होता है। यानी मान लीजिए किसी भी परमाणु में 7 प्रोटॉन हो और 7 ही न्यूट्रॉन हो तो उसका द्रव्यमान होगा 14। इसके बाद प्रश्न आ जाते हैं। प्रश्न 1 है, परमाणु के 3 अपरमाणु कणों के नाम लिखो। यह प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। हीलियम परमाणु का परमाणु द्रव्यमान 4U है तो उसके नाभिक में 2 प्रोटॉन होते हैं। इसमें कितने न्यूट्रॉन होंगे? तो कहीं इसका द्रव्यमान क्या है? 4U। द्रव्यमान 4U तो ये हो गया प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन, ये हो गया 4U। तो इसमें अगर 2 प्रोटॉन है तो न्यूट्रॉन कितने होंगे? 2 प्रोटॉन है, 2 तो प्रोटॉन है तो न्यूट्रॉन कितने होंगे? 2 ही होंगे, तो 2 आएगा उत्तर। अब है 4.3, विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं। देखिए ये तो बता दिया है ना कि विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन वितरित होते हैं, लेकिन कैसे वितरित होते हैं।
ये मैंने बताया था पहली कक्षा में कितने हो सकते हैं, दूसरे में कितने हो सकते हैं, तीसरे में कितने हो सकते हैं। इस तरह से परमाणुओं की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण के लिए बोर और बरी ने कुछ नियम प्रस्तुत किए, जिसे बोर बरी स्कीम के नाम से जाना जाता है। बोर बरी स्कीम के नाम से। तो देखिए, ये नहीं है कि जो परमाणुओं में जो कक्षाएं होती हैं उनमें एक कक्षा में कितने भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ऐसे नहीं है। इसके कुछ नियम होते हैं। तो इन नियमों के अनुसार किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को सूत्र 2n⁴ से दर्शाया जाता है, जहां n कक्षा की संख्या और या फिर ऊर्जा स्तर होता है। यहाँ पर देखिए, ये जैसे है, पहले तो 2 लिखेंगे, 2, और फिर लिखेंगे कक्षा कौन सी है, पहली कक्षा, तो उसकी पावर 2 कर देंगे। तो 2 एकम 2, मतलब पहला कक्ष जो है ना उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अब दूसरा कक्ष कौन सा, L है, तो L में यहाँ पर लिखेंगे 2 और गुणा में, देखिए 2 तो सबके साथ गुणा करेंगे, 2 चाहे कोई भी कक्ष हो उसमें 2 तो गुणा करेंगे। और दूसरा कक्ष है तो दूसरे पर पावर 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। दूसरे कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अब तीसरे कक्ष में 2 लिख के 3 की पावर 2, तो ये 3 3 9, 9 दूनी 18। तीसरे कक्ष में 18 और चौथे कक्ष में 4, 4 की पावर 2, 4 चौक 16, 16 दूनी 32 हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन जो है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर घूम रहा है, यहाँ पर 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पर पहली कक्ष में 2 हो सकते हैं, लेकिन इसके पास 1 ही इलेक्ट्रॉन, तो 1 ही रहेगा ना। तो अब यहाँ पर पहली कक्ष में 2, पहले कक्ष में कैसे निकालेंगे, यहाँ पर निकालते हैं, यहाँ पर समझते हैं हम। 2 गुना पहली कक्ष 1, 1 की पावर 2, तो ये आ गया 2 गुना 1 गुना 1 यानी 2। इसके बाद दूसरे कक्ष में 2 गुना 2 की पावर 2, तो ये आ गया 2 गुना 2 दूनी 4, यानी दूसरे कक्ष में 8 हो सकते हैं। तीसरे में 2, 3 की पावर 2, तो 3 3 9, 9 दूनी 18। और चौथे में कितने हो सकते हैं, 2 गुना 4 की पावर 2, 4 चौक 16, 16 दूनी 32। यहाँ से ये है, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 32। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 होती है, तो 1 इलेक्ट्रॉन। परमाणु संख्या मतलब इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं उसमें। और यहाँ पर लिथियम जो है, लिथियम की परमाणु संख्या 3 होती है, तो पहले में तो 2 आएंगे ना, 2 तो पहले में आ गए, 2 ही आ सकते हैं पहले कक्ष में, और उसके बाद दूसरे कक्ष में जाएगा ये 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे में। अब बेरियम जो है उसमें 4 होते हैं, तो पहले में आ गए 2 आ गए पहले में, जो बच गए 2 वो दूसरे में आ जाएंगे। अब बोरॉन में 5 होते हैं, तो पहले में 2 और बच गए 3 वो इसमें आ सकते हैं। तो देखिए दूसरे कक्ष में कितने आ सकते हैं, दूसरे कक्ष में 8 आ सकते हैं दूसरे कक्ष में। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 है यहाँ पर देखिए नियोन का जो है, जो परमाणु संख्या नियोन की वो होती है 10। तो 10 में देखिए 2 तो यहाँ आ गए अंदर, 1 2, और यहाँ पर बच गए 8 बच गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गए इधर। अब यहाँ पर देखिए सोडियम के 11 होते हैं, तो 11 में 1 2, अब दूसरे में 8 आ सकते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और बच गया 1। तो इस तरह से परमाणु की संरचना बना सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन किस तरह से कक्षाओं में रहते हैं ये बना सकते हैं। तो यहाँ पर अब यहाँ दूसरा नियम है, सबसे बाहरी कोष जो होगा ना उसमें अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। यहाँ पर देखिए सबसे बाहरी कक्ष कौन सा है, ये पहला कक्ष है, ये दूसरा कक्ष है, ये तीसरा कक्ष है। इसमें सबसे बाहरी कक्ष तीसरा है। और यहाँ पर देखिए ये पहला कक्ष है, ये दूसरा कक्ष है, इसमें बाहरी कक्ष दूसरा है, इसमें बाहरी कक्ष 2 है, इसमें बाहरी कक्ष 2 है, इसमें बाहरी कक्ष 2 है, इसमें 2, इसमें बाहरी कक्ष तीसरा है, इन सब में बाहरी कक्ष तीसरा है। तो बाहरी कक्ष तीसरा हो, चौथा हो, पांचवा हो, बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो सकती है। सबसे बाहरी कक्ष जो है ना उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो सकती है। किसी परमाणु के दिए गए कोष में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेते जब तक कि अंदर वाले नहीं भरेंगे।
पहले अंदर वाले जो कक्ष है ना वो पूरी तरह से भर जाने चाहिए, उसके बाद बचे हुए बाहर आएंगे। ये नहीं है हम अंदर वाले में नहीं रहेंगे, हम तो बाहर वाले में रहेंगे, ऐसे नहीं है। बाहर वाला अगर खाली भी है, बाहर वाले में जगह है, तब भी पहले अंदर वाले ही भरने हैं, उसके बाद बाहर वाले कक्ष भरेंगे। जिससे स्पष्ट होता है कि कक्षाएं क्रमानुसार भरी जाती हैं। पहले 18 तत्वों की संरचना दिखा रखी है। अब यहाँ पर मान लीजिए हम बिना देखे भरते हैं। मान लीजिए हमारे पास परमाणु संख्या 15 है, तो कैसे करेंगे? हम पहले बनाएंगे हम नाभिक, यहाँ पर लिखेंगे P और यहाँ लिखेंगे N। उसके बाद पहली कक्षा बनाएंगे। पहली में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 1 और 2। फिर बनाएंगे दूसरी कक्षा, तो दूसरे में कितने हो सकते हैं? देखिए पहली में 2 हो सकते हैं, दूसरे में 2 गुना में 2 की पावर 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो सकते हैं दूसरे में। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 10 हो गए। अब 2 अंदर वाले और 8 बाहर वाले, 10 हो गए ना, और 5 बच गए, तो 5 को बाहर यहाँ पर कर देंगे। 1 2 3 4 5, ऐसे तो ये हो गए 15। तो ये इस तरह से परमाणु संरचना हमने कर दी है। पहले 18 तत्वों की परमाणु संरचना यहाँ पर ये दे रखी है। इसके बाद क्रियाकलाप 4.2 है, स्थायी परमाणविक मॉडल तैयार करें। पहले 18 तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दिखाएं। पहले 18 तत्वों के परमाणुओं की संयोजन सारणी 4.1 में दी गई है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको दिखाने हैं और परमाणुक मॉडल बनाना है। इस तरह से बनाने हैं। यहाँ पर देखिए पहले 18 तत्वों के परमाणुक संरचना ये दिखा रखी है और इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था दिखा रखी है। इसके बाद देखिए प्रश्न है, कार्बन और सोडियम के परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण कीजिए। कार्बन जो होता है ना, कार्बन इसकी परमाणु संख्या 6 होती है और सोडियम की होती है 11। तो ये हो गया 2 और फिर 4, और इसके कितने होगी 2, उसके बाद 8, उसके बाद 3। ये होगी इलेक्ट्रॉन वितरण। इस तरह से इलेक्ट्रॉन वितरण इस तरह से हो गए। अगर किसी परमाणु का K और L कोष भरा है तो उस परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? K भरा है, K में 2 होते हैं और L में 8 होते हैं, तो उस परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? 10 होगी। अब है 4.4 संयोजकता। हम पढ़ चुके हैं कि परमाणुओं की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं, ये हमें पता लग गया। किसी परमाणु के सबसे बाहरी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ये ध्यान रखना है। किसी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। संयोजकता इलेक्ट्रॉन। बोर-बेरी स्कीम से हम जानते हैं कि किसी परमाणु का बाह्य कक्ष अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। देखिए सबसे बाह्य जो कक्ष होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। यह देखा गया था कि जिन तत्वों के परमाणुओं में बाह्यतम कक्ष पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनों से भरे होते हैं वे रासायनिक रूप से सक्रिय नहीं होते। बाह्य कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसका मतलब जिस भी इलेक्ट्रॉन में जो बाह्य कक्ष होता है अगर वो पूरा भरा होता है उसमें मतलब 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 भीतर होते हैं। यानी ये हो गया हमारे पास नियॉन का, ये होता है 10। तो ये पूरा भर गया भाई। देखिए इसका कमरा पूरा भरा है तो इसको और इलेक्ट्रॉनों की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर इसमें 7 होते तो 1 की ज़रूरत पड़ती, अगर 6 होते तो 2 की ज़रूरत पड़ती। यहाँ पर मान लीजिए बाह्य कक्ष में 8 की बजाय 6 होते। मान लीजिए ये है नाभिक, इसके बाद ये है 2, इसके बाद यहाँ पर है 6, 1 2 3 4 5 6। इस कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए लेकिन इसके पास है 6। अब इसको 2 इलेक्ट्रॉनों की और ज़रूरत पड़ेगी, 1 और 1 और, मतलब 2 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत और है इसको अपना कमरा भरने के लिए। 2 इलेक्ट्रॉनों की और ज़रूरत है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन और आ जाए तो इसका कक्ष जो है पूरा भर जाएगा। तो बाह्यतम कक्ष को भरने के लिए यानी बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉनों की और ज़रूरत है? 2 इलेक्ट्रॉनों की और ज़रूरत है। तो 2 इलेक्ट्रॉन जो 2 होगा ना 2, वो उसकी संयोजकता होगी। यहाँ पर यह देखा गया था कि जिन तत्वों के परमाणु के बाह्यतम कक्ष पूर्ण रूप से भरे होते हैं
वो तो क्रिया नहीं करेंगे भाई, उनका तो कमरा पूरा भरा है ना। अब इसका कमरा पूरा भरा है तो इसको क्रिया करने की क्या जरूरत है, ना तो ये किसी को बाहर से आने देगा, ना इस अपने इलेक्ट्रॉन को बाहर जाने देगा। तो इसको तो कोई ज़रूरत नहीं है ना क्रिया करने की, अपने इलेक्ट्रॉनों को बाहर छोड़ने की या बाहर से इलेक्ट्रॉनों को अंदर लेने की क्या जरूरत है। तो जिनका बाह्यतम कक्ष भरा नहीं है, खाली है, उन्हीं को तो जरूरत पड़ेगी। जिन तत्वों के परमाणुओं के बाह्यतम कक्ष पूर्ण रूप से भरे होते हैं या 8 इलेक्ट्रॉन उसमें होते हैं तो वे रासायनिक रूप से सक्रिय नहीं होते, ये नोट करना है। जिनके परमाणुओं के बाह्यतम कक्ष पूर्ण रूप से भरे होते हैं वे रासायनिक रूप से सक्रिय नहीं होते, मतलब वो रासायनिक क्रिया नहीं करते। दूसरे शब्दों में ऐसे तत्वों की संयोजन शक्ति या संयोजकता शून्य होती है। उनकी संयोजन शक्ति मतलब एक दूसरे से संयोजन नहीं करना चाहते तो उसकी संयोजकता शून्य होती है। यहाँ पर ये समझिए कि कोई भी परमाणु है, जैसे ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन, मतलब ये इसका नाभिक हो गया, यहाँ पर हो गए दो इलेक्ट्रॉन, और अब इसके पास है यहाँ पर 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है। ये कार्बन तत्व का परमाणु है, कार्बन के 6 परमाणु संख्या होती है। तो यहाँ पर देखिए ये अपने कक्ष को कैसे भर सकता है, इसको 8 करने हैं ना पूरे, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, 1 2 3 4, अगर 4 इसके पास और आ जाएं तो इसका कक्ष पूरा भर जाएगा। और या तो ये चारों को ले ले, 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले ले ये दूसरे परमाणु से, या फिर अपने इन 4 इलेक्ट्रॉनों को यहाँ से निकाल दे, मतलब किसी को दे दे, दूसरे परमाणु को ये दे दे। अगर दूसरे परमाणु को ये 4 इलेक्ट्रॉन दे देता है तो ये सेल इसकी ख़त्म। तो ये बन गया इसके पास कार्बन, और 4 दिए ना इसने 4, तो 4 दिए हैं तो कार्बन 4+, मतलब आयन बन गया, कार्बन का आयन बन गया और इसका आवेश हो गया 4। ये कार्बन का आयन बन गया, ये कार्बन का आयन, इसका आवेश हो गया +4 क्योंकि इसने दिया है किसी को। अब इसने दिया है किसी को, मान लो किसी को 4 की ज़रूरत थी, किसी को 4 की ज़रूरत थी, मान लो एक और कार्बन है उसी को दे दिया, दूसरा कार्बन है उसको दे दिया इसने, यहाँ पर 1 2, यहाँ पर 8 होने थे ना, तो 1 2 3 4, एक परमाणु और है जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन है तो उसको दे दिए इसने 4, तो यहाँ पर 1 2 3 4। अब देखिए ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला, इसकी तो कक्ष भर गया ना पूरा, इसका कक्ष पूरा भर गया, 8 हो गए इसके आखिरी अंतिम कक्ष है ना जो बाह्य कक्ष, उसमें 8 हो गए हैं। इसने लिए इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर 1 लिया है, 2 लिया है, 3 लिया है और 4 लिए। तो अब जो ये बनाना, ये आयन बन गया, ये इस तत्व का आयन बन गया, तो यहाँ लिखेंगे हम C-4 बन गया। ये -4 का मतलब इसने 4 ले रखे हैं, और ये बन गया C+4 क्योंकि इसने दे रखे हैं। तो देखिए ये आयन बन गया, प्लस आयन, धनायन बन गया, और ये ऋणायन, ये ऋणी है, ये वाला जो कार्बन है ये इसका ऋणी है। देखिए इसकी सेल भी पूरी होगी, इसने इसको दे दिया और इसकी सेल भी पूरी होगी, दोनों की बाह्य सेल पूरी हो गई ना। लेकिन यहाँ पर ये आयन बन जाता है, ये ऋणायन बन जाता है, ये धनायन, क्योंकि देखिए इसने 4 इलेक्ट्रॉन लिए हैं इससे और इसने दिए हैं, तो ये देकर धनी हो गया, ये लेकर ऋणी हो गया, इसका कर्जदार हो गया। तो यहाँ पर दोनों के बाह्य कक्ष पूरे हो जाते हैं। जब तक बाह्य कक्ष पूरे नहीं होते हैं किसी भी परमाणु के, तो वो ये सोचते हैं कि मेरा कक्ष किसी तरह पूरा हो जाए, तो वो उसको चाहे छोड़ने पड़े इलेक्ट्रॉन, चाहे उसको लेने पड़े, ये कोशिश करते हैं मेरे सभी कक्ष पूरी तरह से भर जाएं। इनकी यही कोशिश होती है कि इनके कक्ष पूरी तरह से भर जाए, यानी ये चाहते हैं कि इनका जो अंदर वाला कक्ष है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और बाह्य कक्ष भी पूरा भरा होना चाहिए। जब तक इनका बाह्य कक्ष पूरा भरा हुआ नहीं होता है तो तब तक ये उसे भरने की कोशिश करते रहते हैं। अगर बाह्य कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉनों से कम पड़ते हैं तो वे बाहर से इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, और अगर इसके बाह्य कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉनों से कम इलेक्ट्रॉन होंगे
तो ये दूसरे दूसरे परमाणु से इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है। और अगर किसी भी परमाणु के बाह्य कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉनों से कम इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये दूसरे परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन लेकर 8 पूरा कर लेते हैं। और अगर इसमें एक आधा इलेक्ट्रॉन होगा, अगर बाह्य कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये अपने इलेक्ट्रॉनों को छोड़ भी सकते हैं, जिससे कि उसका अंदर वाला कक्ष पूरा रहता है। तो यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे क्लोरीन है। क्लोरीन की जो परमाणु संख्या होती है वो होती है 17 होती है। इसमें इलेक्ट्रॉन 17 होते हैं। तो ये हम बनाते हैं इसका नाभिक, इसमें होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके बाद हम पहला कक्ष बनाते हैं, इसमें होते हैं 2, 1 और 2 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद एक कक्ष और बनाते हैं, तो दूसरे कक्ष में कितने होने चाहिए? 8 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये देखिए 10 तो हो गए इसमें, अब बचा 7 बचे ना तीसरे कक्ष में। और तीसरा है सबसे बाह्यतम कक्ष, इसमें 7 होंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए सबसे बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। बाह्यतम कक्ष में सबसे बाहरी कोश में, देखिए सबसे बाहरी कोश में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो यहाँ पर 7 तो हैं। अब इसको पूरा भरने के लिए इसको एक और चाहिए, इसको पूरा भरने के लिए इसको एक और चाहिए। अगर 1 इलेक्ट्रॉन और इसके पास आ जाए तो इसका बाह्य कक्ष पूरा भर जाएगा और ये फ्री हो जाएगा कि भाई मेरे सारे कक्ष है ना पूरे हो चुके हैं। लेकिन दूसरा तरीका ये भी है कि ये जो 7 इलेक्ट्रॉन हैं इनको छोड़ दे। अगर 7 इलेक्ट्रॉनों को ये छोड़ दे, मतलब किसी को दे दे, तो भी इसके सभी कक्ष भर जाएंगे, ये खाली हो जाएगा। या तो मतलब बिल्कुल, या तो बाह्य कक्ष बिल्कुल खाली हो या फिर उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हों, तब सही रहता है। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन किसी को दे भी सकता है, तब इस वाले कक्ष की इसके जो ऊपर जिम्मेवारी नहीं होगी। ये दोनों कक्ष इसके भरे हैं। तो यानी जो बाह्य कक्ष है वो पूरा भरा होना चाहिए या फिर बिल्कुल खाली होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये 7 इलेक्ट्रॉनों को थोड़ी छोड़ेगा। 7 इलेक्ट्रॉनों को कौन छोड़ेगा? इसको जब एक की ही जरूरत है तो कहीं से एक को ही लेकर आएगा ना, ये 7 को थोड़ी छोड़ेगा। तो फिर क्या करता है, जैसे कि सोडियम है, सोडियम में ये हो गया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी नाभिक हो गई है। इसकी जो एक पहले वाली सेल है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसकी जो दूसरी सेल है, देखिए सोडियम जो होता है ना, सोडियम, उसमें 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दूसरी सेल में 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, तो ये 10 हो गए ना। और तीसरी जो सेल है, तीसरा जो कोष है उसमें बच गया 1, क्योंकि 11 होते हैं तो 2 पहले में 2, फिर 8, फिर 1, और इसमें पहले में 2, फिर 8, फिर 7। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि सोडियम का या तो ये वाला कक्ष बिल्कुल खाली हो जाए बाहर का, ये, क्योंकि इसके ये दोनों कक्ष पूरे भरे हैं ये, और या फिर ये इसको 7 और मिल जाए, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए कहीं से, तो फिर ये पूरी सेल भर जाएगी। यहाँ पर क्लोरीन के पास देखो इससे उल्टा है, क्लोरीन के पास 7 हैं लेकिन एक और चाहिए, इसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। अगर ये 7 छोड़ दे, 7 इलेक्ट्रॉनों को छोड़ दे, तो ये सेल इसकी हट जाएगी और ये अंदर की जो सेल है पूरी तो भरी है। तो यहाँ से ये दोनों आपस में संयोजन करते हैं और ये क्या करते हैं, ये इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो ये जो सोडियम है ना, ये इसको अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो यहाँ बनता है सोडियम आयन। जब ये इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया गया है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से दे दिया गया है, तो अब सोडियम के पास कितने रह गए? अब सोडियम के पास रह गए 10, और ये सोडियम के पास 10 रह गई, इसका मतलब सोडियम आयन बन गया। सोडियम ने 1 दे दिया है तो ये सोडियम नहीं रहा है, ये सोडियम का आयन बन गया Na+1। तो +1 हो तो सिर्फ प्लस लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्लोरीन के पास 7 है ना, क्लोरीन के पास लास्ट में 7 हैं आखिरी वाले कक्ष में। अब ये क्लोरीन ने एक और ले लिया, यहाँ से 1 ले लिया ना, तो अब क्लोरीन के पास 17 ना होकर अब इसके पास हो गए 18। तो यहाँ पर क्लोरीन के पास 18 हो गए, लेकिन
18 क्लोरीन नहीं होता, ये यहाँ पर एक घटा का निशान लगाना पड़ेगा क्योंकि ये ऋणी हो गया है। ये जो क्लोरीन है ना, ये सोडियम का ऋणी हो गया है, तो ये हो गया क्लोरीन -1 यहाँ पर। और ये जो सोडियम है ये हो गया सोडियम +1। यहाँ पर लिख लेते हैं Na+1। तो Na ने तो 1 दिया है, Na ने सोडियम ने 1 दिया है, तो Na+1 और क्लोरीन ने 1 लिया तो क्लोरीन 1 माइनस हो गया। तो देखिए यहाँ पर इसकी सेल पूरी भर गई है और इसकी ये सेल बिल्कुल खाली हो गई है। अंदर की जो 2 सेल है ना वो भरी हुई हैं। तो देखिए इसका भी काम चल गया, इसका भी काम चल गया। तो इस तरह से ये आयंस बना लेते हैं। ये कोशिश करते हैं कि अपनी बाह्य सेल पूरी भरी होनी चाहिए या फिर बिल्कुल खाली हो जानी चाहिए। ये समझ में आ गया कि परमाणु की ये कोशिश रहती कि उसके बाह्य कक्ष पूरी तरह से भरे हुए होने चाहिए। इनको भरने के लिए ये दूसरे परमाणु से इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं या दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं। तो इस तरह से जितने परमाणु वो ले सकते हैं या जितने परमाणु वो दे सकते हैं वो होती है उसकी संयोजकता, क्योंकि उन्हीं के कारण वो संयोजन करते हैं, वो उसकी संयोजकता शक्ति होती है। देखिए पूरा भरा हो, ये पूरा कक्ष अभी इसका भर गया है, ये कक्ष पूरा भर गया है और यहाँ से ये कक्ष हट गया है। तो देखिए कुछ ऐसे परमाणु होते हैं जिसका जो बाह्य कक्ष पहले से ही भरा होता है, जैसे हीलियम है, उसमें यहाँ पर है नाभिक P और N और ये पहला कक्ष है, इसमें 2 होते हैं, तो ये तो पहले से ही भरा होता है। तो ये इसको फिर क्या ज़रूरत है कहीं से इलेक्ट्रॉन लेने की या इसको इलेक्ट्रॉन देने की, कोई ज़रूरत नहीं होती। तो फिर जो ये हीलियम परमाणु है ये अक्रिय होता है, ये दूसरे परमाणुओं के साथ कोई भी क्रिया नहीं करता है, इसको कोई ज़रूरत ही नहीं है क्रिया करने की क्योंकि इसका बाह्य सेल पहले से ही भरा है, तो ये अक्रिय होते हैं। इन अक्रिय तत्वों में से हीलियम परमाणु के बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम ही ऐसा परमाणु है जिसके बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, औरों में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अन्य में 8 होते हैं। सक्रिय तत्वों के परमाणु की संयोजन शक्ति अर्थात अपने समान या किसी अन्य तत्व परमाणु से मिलकर अणु बनाने की प्रवृत्ति अपने बाह्य कक्ष को पूर्ण करने के रूप में भरने का प्रयास माना जाता है। सक्रिय तत्व, जो सक्रिय तत्व होते हैं, मतलब जिन तत्वों के परमाणुओं की जो बाह्य सेल, ये बाह्य कक्ष अधूरी होती है, पूरी नहीं होती है, वे तत्व जिनके परमाणु जो होते हैं उनका जो बाह्य कक्ष पूरा भरा नहीं होता है, वे होते हैं सक्रिय तत्व, वो सक्रिय तत्व होते हैं। और इनकी जो बाह्य कक्ष पूरी नहीं होती तो फिर वो कैसे पूरी करते हैं, वो संयोजन करके उन बाह्य कक्षों को पूरा करते हैं, संयोजन करके उन बाह्य कक्षों को पूरा भरते हैं। या तो वो खुद के ही दूसरे परमाणु से क्रिया करते हैं या फिर किसी अन्य तत्व के परमाणु के साथ वे क्रिया करते हैं, अन्य तत्वों के परमाणु के साथ मिलकर या फिर खुद के दूसरे परमाणु के साथ मिलकर अणु बनाते हैं। और ये दूसरे परमाणु से या समान परमाणु से मिलकर अणु बनाने की प्रकृति जो होती है ये बाह्य कक्ष को पूरा करने के प्रयास में ही होता है। मतलब ये अपने बाह्य कक्ष को पूरा करना चाहते हैं, इसकी कोशिश करने के चक्कर में ये फिर अणु बना लेते हैं। जैसे मैंने Na और Cl का एग्जाम्पल लिया है, तो NaCl का अणु बन जाता है, NaCl का अणु बन जाता है। ये Na का परमाणु, ये Cl का परमाणु और NaCl का अणु बन जाता है, दोनों को मिलाकर। यहाँ पर Na पर हो गया पॉजिटिव चार्ज और Cl पर हो गया नेगेटिव चार्ज। ये जब दोनों आपस में मिलते हैं तो फिर ये चार्ज इनके ख़त्म हो जाते हैं और ये बन गया NaCl का अणु। तो अपने बाह्यतम कक्ष को पूरा करने के चक्कर में ये या तो अपने खुद के ही परमाणु से क्रिया करते हैं या फिर अन्य परमाणु से क्रिया करते हैं और फिर ये अणु बनाते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन वाले सबसे बाह्यतम कक्ष को अष्टक माना जाता है। 8 इलेक्ट्रॉन वाले बाह्यतम कक्ष को क्या कहते हैं, अष्टक कहते हैं। परमाणु अपने अंतिम कक्ष में अष्टक प्राप्त करने के लिए क्रिया करते हैं। और ये मैंने बताया है ना कि परमाणु अपने आखिरी वाले कक्ष को भरने के चक्कर में, मतलब उसमें 8 पूरा करने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए क्रिया करते हैं। यह आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करने, उनको ग्रहण करने या उनका त्याग करने से होता है। और फिर ये अष्टक पूरा कैसे कर सकते हैं, या तो वे आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करें, भाई तुझे जरूरत हो जब तो ले लेना, मेरे को जरूरत हो तो मैं ले लूँगा, साझेदारी, या तो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करें या उनको पूरी तरह से ले लें,
जैसे NaCl में Na ने छोड़ दिया और Cl ने पूरी तरह से ले लिया, या उनका त्याग कर दिया। जैसे NaCl में Na ने छोड़ दिया तो इसका पूरी तरह से त्याग कर दिया। तो या तो वो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करे, या फिर इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर ले पूरी तरह से, या फिर उनको पूरी तरह से दे दें, उनका त्याग कर दें। तो इस तरह से फिर उनके अष्टक पूरे हो जाते हैं। परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों के अष्टक बनाने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी या स्थानांतरण होता है, वही उस तत्व की संयोजकता शक्ति या फिर संयोजकता होती है। मैंने बताया ना, Na ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए? Na ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, तो इस संयोजकता क्या हुई? प्लस में 1। Cl ने कितने इलेक्ट्रॉन लिए? 1 इलेक्ट्रॉन लिया, तो इसकी संयोजकता हुई -1। तो अष्टक पूरा करने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करी या स्थानांतरण होता है, वही उस तत्व की संयोजकता शक्ति या फिर संयोजकता होती है। परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों के अष्टक बनाने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करी गई या स्थानांतरण हुआ, वही उस तत्व की संयोजकता कहलाती है, जिसकी चर्चा हमने पिछले अध्याय में भी की थी। संयोजकता क्या होती है? उदाहरण के लिए हाइड्रोजन, लिथियम या सोडियम, प्रत्येक के परमाणु के बाह्यतम कक्ष में 1-1 इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन, लिथियम या सोडियम, इसके बाह्यतम कक्ष में 1-1 इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है। लिथियम में भी बाह्यतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और सोडियम में भी 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है। अतः यह 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकते हैं, तो फिर ये परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकते हैं, जैसे कि मैंने सोडियम का उदाहरण लेकर बताया था। इसलिए उनकी संयोजकता 1 कही जाती है। इसलिए इनकी संयोजकता 1 कही जाती है, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि मैग्नीशियम एल्यूमिनियम की संयोजकता क्या है? मैग्नीशियम की संयोजकता क्या है? यहाँ पर है मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम के बाह्य कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन तो ये है, 1 इलेक्ट्रॉन ये है, तो मैग्नीशियम की जो संयोजकता होगी 2। और एल्यूमिनियम में देखिए 1 ये है, 1 ये है, 1 ये है, इसकी संयोजकता होगी 3। मतलब मैग्नीशियम की संयोजकता 2 होगी और एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 होगी, क्योंकि मैग्नीशियम के बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और एल्यूमिनियम के बाह्यतम कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन हैं। यदि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी क्षमता के अनुसार लगभग पूरी है, तो संयोजकता 1 प्रकार से प्राप्त की जाती है। मतलब ये है, यदि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी क्षमता के अनुसार लगभग पूरी है, वे जितनी उसकी क्षमता है उसके अनुसार पूरी है, यानी पहले कक्ष में 2 हैं, दूसरे में 8 हैं, या तीसरा बाह्यतम कक्ष है उसमें भी 8 हैं, तो इस संयोजकता 1 प्रकार से प्राप्त की जाती है। जैसे इसमें 1 प्रकार से प्राप्त की गई। देखिए, बाह्यतम कक्ष में 2 हैं तो इसकी संयोजकता 2 है, बाह्यतम कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन तो इसकी संयोजकता 3 है। उदाहरण के लिए, अब इसका एक उदाहरण दे रखा है इसको समझाने के लिए। उदाहरण के लिए जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन परमाणु के बाह्यतम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन हैं और इसकी संयोजकता 7 हो सकती है। 7 इलेक्ट्रॉन है उसके बाह्यतम कक्ष में। हमने क्या पढ़ा है कि इसके बाह्य कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसकी संयोजकता होती है। तो फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन उसके बाह्यतम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता 7 हो सकती है। किंतु बाह्यतम कक्ष में अष्टक बनाने के लिए फ्लोरीन के लिए 7 इलेक्ट्रॉन का त्याग करने से अच्छा है कि 1 इलेक्ट्रॉन उसको मिल जाए, मतलब वो 1 इलेक्ट्रॉन ले ले। भाई देखिए, आखिरी के कक्ष में उसके पास 7 हैं फ्लोरीन, यहाँ पर फ्लोरीन है तो इसके बाह्यतम कक्ष में 7 हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसको अष्टक बनाने के लिए तो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत हुई ना, तो ये 7 क्यों छोड़ेगा? 7 को छोड़ने से अच्छा है वो 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले, तो उसका अष्टक जल्दी पूरा हो जाएगा। तो फिर ये क्या करता है, ये 7 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करने की अपेक्षा 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना अधिक आसान समझता है। इसको 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना अधिक आसान है, अतः इसकी संयोजकता फिर क्या हुई? अतः इसकी संयोजकता अष्टक में से 7 घटा लो। मैंने बताया ना, क्लोरीन का जो बाह्य कक्ष है उसमें
7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 7 इलेक्ट्रॉनों को छोड़ेगा। इससे अच्छा तो 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेकर ये अष्टक पूरा कर लेगा। तो इसकी संयोजकता हुई फिर 8 में से 7 घटा दो, ये हुई 1, तो इसकी संयोजकता 1 होगी। इस तरह फ्लोरीन की संयोजकता 1 है। ऑक्सीजन की संयोजकता भी हम निकाल सकते हैं। तो इस तरह से ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होगी, देखिए जो ऑक्सीजन का परमाणु होता है उसमें उसकी परमाणु संख्या होती है 8। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होती है। पहले कक्ष में 2, दूसरे में 6। तो यहाँ पर बना लेते हैं नाभिक, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और पहला जो कक्ष है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरा कक्ष है उसमें 6, 1 2 3 4 5 6। अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है। देखिए बाह्य कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये 6 इलेक्ट्रॉनों को छोड़ सकता है। लेकिन 6 इलेक्ट्रॉनों को छोड़ने की बजाय अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएं, अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाएं तो फिर इसका कक्ष पूरा हो जाएगा। इसका जो बाह्य कक्ष है उसका अष्टक पूरा हो जाएगा, मतलब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। तो ये 6 को छोड़ने की बजाय 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से ले लेगा, वो इसके लिए आसान होगा। तो ऑक्सीजन की संयोजकता फिर क्या होगी, 2 होगी। ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होगी। अतः प्रत्येक तत्व के परमाणु की एक निश्चित संयोजन शक्ति होती है। इस तरह से प्रत्येक तत्व के परमाणु की एक निश्चित संयोजन शक्ति होती है, जिसे संयोजकता कहते हैं। इस संयोजकता के कारण ही ये दूसरे परमाणुओं से क्रिया करते हैं। पहले 18 तत्वों की संयोजकता सारणी में दिखाई गई है। तो यहाँ पर देखिए ये सारणी है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन में 1 परमाणु संख्या है, इसमें प्रोटॉनों की संख्या 1 होती है। परमाणु संख्या होती है प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की जितनी संख्या होती है वो होती है परमाणु संख्या। हीलियम में 2 परमाणु संख्या होती है, यानी इसमें भी 2 प्रोटॉनों की संख्या होती है। इसमें न्यूट्रॉन भी 2 होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी इसमें 2 होते हैं। और के में मतलब पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हाइड्रोजन में 1 होता है। तो इस तरह पहले में 2 होते हैं। तो देखिए लिथियम में पहले में 2 होते हैं, दूसरे में 1 होता है। बेरिलियम में पहले में 2 होते हैं, दूसरे में 2 होते हैं। तो ये संयोजकता यहाँ पर ये संयोजकता है। यहाँ पर क्योंकि बाह्यतम कक्ष पूरा भरा है तो संयोजकता 0 है। इसमें 1 है, इसमें ये 2 है बाह्यतम कक्ष में, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है। अब देखिए 5 छोड़ने की बजाय ये 3 ले लेगा, 5 छोड़ने की बजाय ये 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो इसकी संयोजकता 3 होगी। 6 छोड़ने की बजाय 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से ले सकता है, तो इसकी संयोजकता 2 होगी। 7 छोड़ने की बजाय 1 इलेक्ट्रॉन आसानी से मिल सकता है, तो ये इसकी संयोजकता 1 होगी। जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्ष में है, नियोन में 8 इलेक्ट्रॉन बाह्य कक्ष में है, तो फिर इसकी संयोजकता 0 होगी। सोडियम में बाह्यतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी संयोजकता 1 होगी। ये मैग्नीशियम में 2 होगी, एल्यूमिनियम में 3 होगी, सिलिकॉन में 4 होगी। तो यहाँ पर देखिए 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, छोड़ भी सकता है, तो इसकी संयोजकता 4 होगी। फास्फोरस में देखिए 5, ये 5 इलेक्ट्रॉनों को छोड़ भी सकता है और 3 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, तो 3 और 5 दोनों संयोजकता होती हैं इसकी। सल्फर में 6 इलेक्ट्रॉन है, बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है ये। और इसी तरह क्लोरीन में 1 और आर्गन की 0 संयोजकता होती है। तो यहाँ पर ये दे रखी है इसकी परमाणु संख्या, ये परमाणु संख्या दे रखी है, परमाणु संख्या दे रखी है। तो इनके जो है ना परमाणु, उनकी संरचना आप बनाकर देखेंगे सभी की जैसे ये बना रखी है इस तरह से, यहाँ पर बना रखी है ना, इस तरह से अपने आप बनाकर देखनी है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। और उनकी संयोजकता भी लिखनी है। यहाँ पर ये देखेंगे जो परमाणु संख्या क्या होती है, परमाणु संख्या होती है प्रोटॉनों की संख्या, परमाणु संख्या प्रोटॉनों की संख्या होती है। ज़्यादातर परमाणुओं में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, लेकिन कई बार ये अलग भी हो जाते हैं। तो इसलिए हम परमाणु संख्या जो है ना प्रोटॉनों की संख्या लेते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाह्य कक्ष में घूमते हैं, तो वो एक परमाणु से दूसरे परमाणु में भी चले जाते हैं, तो इसलिए प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु संख्या माना जाता है। प्रश्न है क्लोरीन, सल्फर और मैग्नीशियम की परमाणु संख्या से आप इनकी संयोजकता कैसे प्राप्त करेंगे। क्लोरीन की मैंने बता दिया था, सल्फर की यहाँ पर देखिए, सल्फर की यहाँ पर देख सकते हैं, ये है सल्फर, यहाँ पर
तो यहाँ पर 2 8 6 है। अब 8 में से 6 गई, 2 आ गई इसकी परमाणु संख्या। इसके बाद मैग्नीशियम का निकाल सकते हैं। यहाँ पर मैग्नीशियम की है, यहाँ पर मैग्नीशियम के बाह्य कक्ष में 2 हैं, तो 2 को छोड़ना आसान होता है, तो इसकी संयोजकता 2 हो गई। परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, तो पहले हम पढ़ेंगे परमाणु संख्या क्या होती है। हम जानते हैं कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन विद्यमान होते हैं। हम जानते हैं कि जो परमाणु होता है ना, उसके नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या जो होती है वो होती है उसकी परमाणु संख्या। जो परमाणु संख्या होती है उसको Z द्वारा दर्शाया जाता है। किसी तत्व के सभी अणुओं की परमाणु संख्या समान होती है, इसे Z द्वारा दर्शाया जाता है। जो परमाणु संख्या होती है ना, उसको Z द्वारा दर्शाया जाता है। और कोई भी जो तत्व होता है, कोई भी जो तत्व होता है, उसके जो अणु होते हैं ना, सभी अणु, उसकी परमाणु संख्या बराबर होती है। किसी भी तत्व में जितने भी अणु होते हैं उनमें सब में परमाणु संख्या समान होती है। वास्तव में तत्वों को उसके परमाणु में विद्यमान प्रोटॉनों की संख्या से परिभाषित किया जाता है। मतलब तत्वों को उनके परमाणु में विद्यमान प्रोटॉनों की संख्या से परिभाषित किया जाता है। वास्तव में तत्वों को उनके परमाणु में, मतलब वास्तव में जो तत्व होते हैं ना, तत्व, उनको उनके परमाणु में कितने प्रोटॉनों की संख्या होती है उससे परिभाषित किया जाता है। जैसे हाइड्रोजन के लिए Z बराबर 1, हाइड्रोजन के लिए Z बराबर 1 लिखा जाता है क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में केवल 1 प्रोटॉन होता है। इसी प्रकार कार्बन के लिए Z बराबर 6 लिखते हैं। तो इस प्रकार ये क्यों लिखते हैं, क्योंकि कार्बन में 6 प्रोटॉन होते हैं। इस प्रकार एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। इस प्रकार से परमाणु संख्या क्या हुई, एक परमाणु के नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं वो हुई उसकी परमाणु संख्या। ये नोट करना है, एक परमाणु के नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं वो होती है उसकी परमाणु संख्या। अब द्रव्यमान संख्या क्या होती है, देखिए द्रव्यमान का मतलब वजन होता है। और हमने शुरू में क्या पढ़ा था, बिल्कुल शुरू में हमने क्या पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो बहुत हल्के होते हैं। इलेक्ट्रॉन बहुत हल्के होते हैं, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बहुत हल्के होते हैं। जो प्रोटॉन होते हैं ना, प्रोटॉन, वे बहुत भारी होते हैं। प्रोटॉनों का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉनों की अपेक्षा 2000 गुना अधिक होता है। और ये क्या है, प्रोटॉन। मतलब हमने शुरू में ये पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो तो हल्के होते हैं, और जो प्रोटॉन होते हैं वो इनसे 2000 गुना अधिक भारी होते हैं। जो प्रोटॉन होते हैं उनका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉनों से 2000 गुना अधिक होता है, और ये प्रोटॉन को नाम दिया गया। तो देखिए जब इनका वजन 2000 गुना अधिक होता है इलेक्ट्रॉनों से, तो जो परमाणु है ना उसका वजन भी, परमाणु का वजन किसके कारण हुआ, प्रोटॉन के कारण हुआ। भाई ये है नाभिक, नाभिक में प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, और यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनों का वजन बहुत ही कम होता है, इलेक्ट्रॉन बहुत हल्के होते हैं, और प्रोटॉन इनसे 2000 गुना अधिक भारी होते हैं। तो इसका पूरा वजन, इस परमाणु का पूरा वजन किसके कारण हुआ, प्रोटॉन के कारण हुआ, प्रोटॉन के कारण हुआ। प्रोटॉन के अलावा न्यूट्रॉन भी होते हैं नाभिक में, न्यूट्रॉन भी होते हैं। न्यूट्रॉनों का वजन भी लगभग प्रोटॉनों के बराबर होता है, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों भारी होते हैं और इलेक्ट्रॉन हल्के हल्के होते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों भारी होते हैं, तो पूरा जो परमाणु है ना उसका जो भार है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण ही होता है। यानी इसका जो द्रव्यमान है, परमाणु का द्रव्यमान, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान को जोड़कर जो आता है ना वो होता है। तो इसकी जो द्रव्यमान संख्या है क्या होती है, द्रव्यमान संख्या, परमाणु की द्रव्यमान संख्या हुई प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये हुई परमाणु की द्रव्यमान संख्या। एक परमाणु के अपरमाणु कणों के अध्ययन के बाद हम ये इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि व्यवहारिक रूप से परमाणु का द्रव्यमान उसमें विद्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के कारण होता है। तो परमाणु का द्रव्यमान किसके कारण होता है, परमाणु का द्रव्यमान उसमें विद्यमान प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान के कारण होता है। क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भारी होते हैं, इलेक्ट्रॉन बहुत हल्के होते हैं, इसलिए परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण ही होता है। ये परमाणु के नाभिक में विद्यमान होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पर होते हैं, परमाणु के नाभिक में विद्यमान होते हैं, इसलिए इन्हें न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। न्यूक्लियॉन कहा जाता है। ये परमाणु के नाभिक में होते हैं, इसलिए इन्हें न्यूक्लियॉन कहा जाता है, क्योंकि
नाभिक को इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं, क्योंकि नाभिक को इंग्लिश में न्यूक्लियस कहा जाता है और न्यूक्लियस में जो रहते हैं उनको न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। और न्यूक्लियस में क्या रहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है। परमाणु का लगभग पूरा द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है। मतलब परमाणु का जो वजन होता है ना वो नाभिक के कारण ही होता है। मतलब नाभिक का जो वजन हो गया ना वो लगभग परमाणु का पूरा वजन ही होता है। उदाहरण के लिए कार्बन का द्रव्यमान 12 U होता है। 12 U इसकी यूनिट होती है। जैसे हम द्रव्यमान की यूनिट केजी लेते हैं ना, लेकिन केजी बहुत बड़ा है और जो परमाणु बहुत छोटा होता है, तो इसलिए इसकी यूनिट U होती है। एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान इकाई, परमाणु द्रव्यमान इकाई U। तो परमाणु का द्रव्यमान जहाँ पर लिखते हैं ना उसके आगे U लिखते हैं। और कार्बन का द्रव्यमान 12 U होता है, क्योंकि इसमें 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। तो इन दोनों को जोड़ देते हैं, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन जोड़कर और 12 आ गया, तो 12 U इसका द्रव्यमान हो गया। इसी प्रकार जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम में 13 प्रोटॉन होते हैं और 14 न्यूट्रॉन होते हैं, तो दोनों को जोड़कर इसका द्रव्यमान हो गया 27 U। एल्यूमिनियम का द्रव्यमान 27 U हो गया। एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। तो यहाँ से ये याद करना है, एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं? एक परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन है और जितने न्यूट्रॉन है उनकी कुल संख्या के जोड़ को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। किसी परमाणु को दर्शाने के लिए परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या और तत्व का प्रतीक इस प्रकार लिखा जाता है। यहाँ पर ऊपर द्रव्यमान संख्या लिखी जाती है, यहाँ पर तत्व का प्रतीक लिखा जाता है और नीचे परमाणु संख्या लिखी जाती है। जैसे नाइट्रोजन का एग्जाम्पल यहाँ ले रखा है। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या क्या है? देखिए बीच में हम नाइट्रोजन का प्रतीक लिखते हैं, नाइट्रोजन को N से लिखते हैं, नाइट्रोजन को N से लिखते हैं। तो ये पहले इसका प्रतीक लिखते हैं और यहाँ पर लिखते हैं 7 और इसका द्रव्यमान कितना होता है? 14, प्रोटॉन जमा न्यूट्रॉन। तो ये होता है, ये ऐसे लिखते हैं, ये होता है द्रव्यमान, ये होती है परमाणु संख्या और ये होता है प्रतीक। द्रव्यमान, तत्व का प्रतीक और परमाणु संख्या। उदाहरण के लिए यहाँ पर नाइट्रोजन का उदाहरण ले रखा है, तो ये है नाइट्रोजन को इस तरह से लिखा जाता है। यदि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 है और प्रोटॉनों की संख्या भी 8 है, तब परमाणु संख्या क्या होगी? तो परमाणु की संख्या 8 होगी। प्रोटॉनों की संख्या 8 है तो यहाँ पर परमाणु संख्या 8 होगी। परमाणु का आवेश क्या है? देखिए इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 है, तो इसके बाह्य कक्ष में 6 होंगे, बाह्य कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो फिर उसकी संयोजकता कितनी होगी? 2 होगी। तो परमाणु का आवेश होगा -2। उसके बाद सारणी 4.1 की सहायता से ऑक्सीजन और सल्फर परमाणु की द्रव्यमान संख्या ज्ञात कीजिए। सारणी 4.1 में ऑक्सीजन और सल्फर की परमाणु की द्रव्यमान संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ऑक्सीजन की परमाणु संख्या ज्ञात करनी है, तो प्रोटॉनों की संख्या है ये, तो ये है परमाणु संख्या। देखिए 8 है, यहाँ पर भी 8 लिख रखा है। सल्फर में प्रोटॉनों की संख्या 16 है, इसलिए इसकी परमाणु संख्या 16 हुई। अब है समस्थानिक। समस्थानिक, सम का मतलब होता है समान और स्थानिक का मतलब होता है स्थान वाला, जिसका स्थान समान हो। प्रकृति में कुछ तत्वों के परमाणु की पहचान की गई है। कुछ तत्वों के परमाणु की पहचान की गई है। कुछ तत्वों में कितने परमाणु होते हैं ये पता लगा लिया गया है, जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग होती है। कुछ ऐसे परमाणुओं की पहचान की गई है जिनकी परमाणु संख्या तो समान है, यानी प्रोटॉनों की संख्या तो उसमें समान है, लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग है। तो परमाणु संख्या किसके कारण होती है? प्रोटॉनों के कारण होती है। तो जिनकी परमाणु संख्या समान, यानी प्रोटॉनों की संख्या तो उसमें समान है और द्रव्यमान संख्या अलग होती है। तो देखिए परमाणु संख्या किसके कारण होती है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। और द्रव्यमान संख्या किसके कारण होती है? प्रोटॉन जमा न्यूट्रॉन। तो इसमें परमाणु संख्या बराबर है, यानी प्रोटॉन बराबर है और द्रव्यमान संख्या अलग है, तो इसका मतलब न्यूट्रॉन में अलग है। तो ऐसे परमाणु जिनमें परमाणु संख्या तो सेम होती है और जो द्रव्यमान है ना वो अलग अलग होता है, इनको कहते हैं
समस्थानिक, उदाहरण के लिए जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु ले लेते हैं। हाइड्रोजन की 3 परमाणविक स्पीसीज होती हैं, 3। एक प्रोटियम होता है, जैसे प्रोटियम में देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये परमाणु संख्या यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या 1 है। यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान यहाँ पर 1 है, यानी यहाँ पर न्यूट्रॉन नहीं है, इसमें न्यूट्रॉन नहीं है। ये होता है प्रोटॉन और ये होता है प्रोटॉन जमा न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रोटॉन 1 है और यही प्रोटॉन यहाँ पर है, तो न्यूट्रॉन यहाँ पर 0 है। यहाँ पर देखिए प्रोटॉन 1 है, यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलाकर 2 हैं, यानी इसमें 1 प्रोटॉन है और 1 न्यूट्रॉन है। एक एक मिलाकर 2 है ना, और यहाँ पर 1 प्रोटॉन है। इसमें इसको ड्यूटेरियम बोलते हैं, इसको ड्यूटेरियम बोलते हैं। दो है ना, 2, इसको ड्यूटेरियम बोलते हैं इसको, या फिर डी लिखते हैं। अब है ट्राइटियम, ट्राई का मतलब 3, तो जिसकी परमाणु द्रव्यमान 3 है, परमाणु द्रव्यमान 3 है और परमाणु संख्या 1 है, इसको ट्रीटियम बोला जाता है। तो जो हाइड्रोजन है उसको, उसकी 3 परमाणविक स्पीसीज होती हैं, 3 परमाणविक स्पीसीज। एक तो है प्रोटियम, दूसरा ड्यूटेरियम, तीसरा ट्राइटियम। प्रत्येक की परमाणु संख्या समान है, यहाँ पर परमाणु संख्या समान है, यहाँ पर सब में प्रोटॉन 1-1 है, यानी परमाणु संख्या समान है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 1 है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 2 है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 3 है, यानी इसमें द्रव्यमान संख्या अलग अलग है। इसकी 1 है, इसकी 2 है और इसकी 3 है, ये 1 2 3। तो जिन परमाणुओं की परमाणु संख्या तो समान होती है, परमाणु संख्या समान होती है और द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, उनको समस्थानिक बोला जाता है, उनको समस्थानिक बोला जाता है। ये एक पीरियोडिक टेबल होती है, उसमें परमाणु संख्या के आधार पर ही उनका स्थान होता है पीरियोडिक टेबल में। तो देखिए परमाणु संख्या जिनकी समान होती है ना, उनको एक ही जगह लिखा जाता है। तो यहाँ पर परमाणु संख्या अगर 1 होगी, यहाँ पर परमाणु संख्या 1 है ना, परमाणु संख्या 1 है, परमाणु संख्या 1 है, तो इन तीनों की जगह 1 ही होनी चाहिए। जो पीरियोडिक टेबल होती है उनमें तीनों की जगह 1 ही होनी चाहिए, इसलिए इनको बोलते हैं समस्थानिक। की जो पीरियोडिक टेबल है उनमें इनका स्थान 1 ही है। तो यहाँ पर एक और उदाहरण है, जैसे कार्बन है। कार्बन जो है उसकी परमाणु संख्या 6 है, यानी प्रोटॉन इसमें 6 है और यहाँ पर प्रोटॉन जमा न्यूट्रॉन मतलब द्रव्यमान ये है 12। तो प्रोटॉन तो 6 है, तो न्यूट्रॉन कितने बचे, न्यूट्रॉन भी 6 बचे। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक और कार्बन है, ये रहा कार्बन, इसमें परमाणु संख्या 6 है और द्रव्यमान संख्या 14 है, यानी प्रोटॉन यहाँ पर भी 6 है, लेकिन यहाँ पर प्रोटॉन है 6 और न्यूट्रॉन कितने हुए 8। यहाँ पर प्रोटॉन 6 और न्यूट्रॉन 8 हुए, 6 और 8 जोड़कर तभी तो 14 है यहाँ पर। तो ये भी यहाँ पर देखिए परमाणु संख्या बराबर है 6 और 6, लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग है, यहाँ पर 12 है और यहाँ पर 14 है। क्लोरीन में भी देखिए परमाणु संख्या बराबर है और परमाणु भार, परमाणु द्रव्यमान अलग है। इन उदाहरणों के आधार पर समस्थानिकों को इस तरह से परिभाषित किया जा सकता है। एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या तो समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग होती है, इनको कहते हैं समस्थानिक। एक ही तत्व के परमाणु, देखिए यहाँ पर एक ही तत्व के परमाणु है, ये क्लोरीन है, क्लोरीन ये भी क्लोरीन है, यहाँ पर कार्बन है, ये भी कार्बन है, यहाँ पर हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन। तो एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या तो समान होती है, परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है, तो उनको समस्थानिक बोला जाता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, और कार्बन के 2 समस्थानिक होते हैं और क्लोरीन के भी 2। बहुत से तत्वों में समस्थानिकों का मिश्रण भी होता है, बहुत से तत्वों में समस्थानिकों का मिश्रण भी होता है। किसी तत्व का प्रत्येक समस्थानिक शुद्ध पदार्थ होता है, किसी तत्व का प्रत्येक समस्थानिक क्या होता है, शुद्ध पदार्थ होता है।
समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं। जो समस्थानिक होते हैं ना, उनके रासायनिक गुण तो समान होते हैं, लेकिन उनके भौतिक गुण अलग होते हैं, देखने में उनके गुण अलग होते हैं। मान लीजिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन H1, देखिए, और हाइड्रोजन जो ड्यूटेरियम है वो, और ट्रीटियम, इनको अगर क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाई जाए, इसको क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाई जाए तो HCl बनेगा, इसको क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाई जाए तो HCl बनेगा, इसको क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो HCl बनेगा। तो इसका मतलब इसके रासायनिक गुण तो सेम है, इन सबके रासायनिक गुण समान हैं, लेकिन देखने में अलग अलग हैं। इसको देखेंगे तो ये अलग लगेगा, इसको देखेंगे अलग लगेगा, इसको देखेंगे, यानी भौतिक गुण उसके अलग हैं। उसका साइज अलग हो सकता है, उसका रंग अलग हो सकता है, और उसका क्वथनांक गलनांक अलग हो सकता है। इस तरह से भौतिक गुण अलग होते हैं, रासायनिक गुण समान होते हैं समस्थानिकों के। प्रकृति में क्लोरीन के 2 समस्थानिक होते हैं जिनका द्रव्यमान 35U और 37U होता है, और ये अनुपात में 3:1 मिलते हैं। मतलब ये 3 गुना मिलता है, इसका 3 गुना मिलता है ये, तो ये 3:1 में होते हैं। अब यह प्रश्न उठता है कि किस द्रव्यमान को क्लोरीन परमाणु का द्रव्यमान मानना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, द्रव्यमान ये भी है क्लोरीन का और ये भी है, 2 समस्थानिक है ना, उनमें से एक का द्रव्यमान ये है, एक का द्रव्यमान ये है। तो फिर किसका द्रव्यमान परमाणु का द्रव्यमान मानना चाहिए, इस द्रव्यमान को क्लोरीन परमाणु का द्रव्यमान मानना चाहिए। इसको कैसे निकालेंगे, इसको ऐसे निकालेंगे, 35 लेकर ये 3 अनुपात में मिलता है, 3, इनका अनुपात क्या है, 3:1, मतलब 25 अगर ये है तो 3 गुना ये मिलेगा, 25 अगर ये है तो 3 गुना ये मिलेगा। तो 25 को 37 से गुणा किया, 75 को 35 से गुणा किया, और बटे में 100 कर दिया, इन दोनों को जोड़ दिया, मतलब ऐसे गुणा किया, ऐसे गुणा किया, और फिर इनको जोड़ दिया, तो फिर आंसर आएगा ये 35.5। यानी क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान लेना होगा, और क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान क्या है, 35.5U। किसी प्राकृतिक तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान उस तत्व में विद्यमान सभी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले परमाणु के औसत द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी किसी प्राकृतिक तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान होता है ना, वो उस तत्व में जितने भी परमाणु पाए जाते हैं, उस तत्व में जितने भी परमाणु पाए जाते हैं, उनका औसत द्रव्यमान निकाल लेंगे। जैसे इसमें निकाला है, इसमें निकाला है, जैसे किसी प्राकृतिक तत्व के जो एक परमाणु का द्रव्यमान कैसे निकलेगा, उस तत्व में जितने भी परमाणु पाए जाते हैं उन सब का औसत द्रव्यमान निकाल लेंगे, और उस औसत द्रव्यमान के बराबर उस तत्व के परमाणु का द्रव्यमान माना जाएगा। अगर किसी एक तत्व का कोई समस्थानिक नहीं है, अगर किसी एक तत्व का कोई समस्थानिक नहीं है, तो परमाणु का द्रव्यमान उसमें उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान के योग के बराबर होगा। अगर कोई समस्थानिक नहीं है तो फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या को जोड़ देंगे, और उनके द्रव्यमान के बराबर परमाणु का द्रव्यमान आ जाएगा। लेकिन अगर एक तत्व समस्थानिक के रूप में उपस्थित होता है तो हमें प्रत्येक समस्थानिक रूप का प्रतिशत जानना होगा। हमें क्या निकालना होगा, जो समस्थानिक है ना, वो कितने प्रतिशत पाया जाता है, समस्थानिक का प्रतिशत जानना होगा, और औसत द्रव्यमान की गणना करनी होगी, जिस तरह से ये किया है। तो देखिए यहाँ पर ये नोट करेंगे, यहाँ पर देखिए, किसी प्राकृतिक तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान उस तत्व में विद्यमान सभी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले परमाणुओं के औसत द्रव्यमान के बराबर होगा। मान लीजिए एक तत्व है, उसमें 1 2 3 4 5 परमाणु हैं। तो इस परमाणु का, इस परमाणु का, इस परमाणु का, इस परमाणु का, इस परमाणु, सब परमाणु का द्रव्यमान निकालेंगे, और उसको 1 2 3 4 5 से भाग दे देंगे, तो ये आ गया औसत द्रव्यमान। मतलब मान लीजिए कोई भी तत्व x है, कुछ भी, मतलब कोई भी तत्व है, उसका परमाणु द्रव्यमान निकालेंगे हम। तो इसमें मान लीजिए 5 परमाणु हैं, इसमें 5 परमाणु हैं, तो इसका द्रव्यमान निकालेंगे, इसका द्रव्यमान, सब के द्रव्यमान को जोड़ देंगे और 5 से भाग दे देंगे, तो फिर वो आ गया औसत द्रव्यमान। ये तो ऐसे निकालेंगे। और जो अगर समस्थानिक है तो सभी समस्थानिकों का प्रतिशत निकालना होगा। जैसे यहाँ पर देखिए, इसका प्रतिशत निकाला है, इसका प्रतिशत निकाला है ना, और इसका प्रतिशत निकाला है, और उनको फिर जोड़ देंगे, और उनको जोड़ने के बाद जितना आएगा, वो फिर उस परमाणु का द्रव्यमान माना जाएगा। ये ध्यान रखना। इसका मतलब यह है नहीं कि क्लोरीन के परमाणु का द्रव्यमान एक भिन्नात्मक संख्या है। इसका मतलब ये नहीं है कि क्लोरीन के जो
परमाणु संख्या ना 35.5 ही आएगी। इसका तात्पर्य यह हुआ कि अगर आप क्लोरीन की कुछ मात्रा लेते हैं तो इसमें क्लोरीन के समस्थानिक होंगे और औसत द्रव्यमान इतना होगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप क्लोरीन लेंगे ना, क्लोरीन की कुछ मात्रा, तो उसमें क्लोरीन के समस्थानिक होंगे और औसत द्रव्यमान इतना होगा। अभी जो ये समस्थानिक होते हैं इनके खास गुण क्या होते हैं और कहाँ पर इनका उपयोग किया जाता है? कुछ समस्थानिकों के विशेष गुण होते हैं जिनका उपयोग हम विभिन्न क्षेत्रों में करते हैं। उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। ये इनके उपयोग बताए हैं, समस्थानिकों के गुण नहीं बताए, इनके उपयोग बताए हैं। तो यूरेनियम में एक खास गुण होता है, यूरेनियम में एक खास गुण होता है जिसके कारण इनका उपयोग एटॉमिक रिएक्टर परमाणु भट्टियों में ईंधन के रूप में किया जाता है। यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग कहाँ किया जाता है? परमाणु भट्टियों में किया जाता है ईंधन के रूप में। कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। ये याद रखना है, ये ध्यान रखना है। घेंगा रोग के इलाज के लिए आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन आ जाए, घेंगा रोग के इलाज के लिए कौन से समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो फिर आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। इसके बाद 4.6.1 है समभारिक। तो यहाँ पर आपको बोलने से ही पता लग गया है, सम का मतलब समान और भारिक भार, समान भार वाले। अभी इससे पहले हम समस्थानिक क्या थे कि परमाणु संख्या एक जैसी होती है और जो द्रव्यमान यानी जो भार है ना वो अलग अलग होता है। यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान समान होगा लेकिन परमाणु संख्या अलग अलग होगी। समभारिक वे तत्व होते हैं जिनका परमाणु द्रव्यमान समान होता है। सम का मतलब समान, द्रव्यमान का मतलब भार, जिनका भार समान होता है लेकिन परमाणु संख्या अलग होती है। दो तत्वों जिनमें से एक है कैल्शियम, एक है कैल्शियम। कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 है और आर्गन की परमाणु संख्या 18 है। इन दोनों की परमाणु संख्या देखिए अलग है, परमाणु संख्या अलग है ना, इसका मतलब इनमें प्रोटॉनों की संख्या अलग है। इसका मतलब क्या है? इसमें प्रोटॉनों की संख्या अलग है क्योंकि परमाणु संख्या अलग है। लेकिन दोनों तत्वों की जो द्रव्यमान संख्या है वो 40 है। दोनों तत्वों की द्रव्यमान संख्या 40 है, यानी इनमें अगर न्यूट्रॉन भी जोड़ दें, प्रोटॉनों की संख्या में अगर न्यूट्रॉन भी जोड़ दें तो फिर 40 आएगा। उनकी द्रव्यमान संख्या 40 है, यानी तत्वों के इस जोड़े के अणुओं में कुल न्यूक्लियॉन्स जो है, न्यूक्लियॉन्स मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, कुल न्यूक्लियॉन्स जो है ना उनकी संख्या समान है। इन तत्वों के इस जोड़े के अणुओं में न्यूक्लियॉन्स की संख्या समान है। अलग अलग परमाणु संख्या वाले तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है उन्हें समभारिक कहा जाता है। वे तत्व जिनके जो परमाणु होते हैं उनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है, और परमाणु संख्या अलग होती है, उनको समभारिक कहा जाता है। अलग परमाणु संख्या, समान द्रव्यमान संख्या, तो ये है समभारिक, जिनका भार समान होता है, संख्या अलग होती है। और यहाँ पर समस्थानिक जिसमें संख्या बराबर होती है और भार अलग अलग होता है। तो यहाँ पर ये पाठ खत्म होता है। अब यहाँ पर ये प्रश्न पढ़ लेते हैं। चिन्ह H, D और T के लिए प्रत्येक में पाए जाने वाले 3 अपरमाणु कणों को सारणीबद्ध कीजिए। इसमें कितने प्रोटॉन पाए जाते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, कितने न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, ऐसे D में, ऐसे T में। चिन्ह H, D और T के लिए प्रत्येक में पाए जाने वाले 3 अपरमाणु कणों को सारणीबद्ध कीजिए। तो H जो है, H में यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1, तो यहाँ पर ये जो है ये परमाणु संख्या होती है। परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? प्रोटॉन के बराबर। तो यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या है 1। यहाँ पर देखिए ये जो 1 है ना, ये ऊपर जो लिखा होता है ये होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या, यानी ये भी 1 के बराबर है। तो यहाँ पर देखिए प्रोटॉन जमा न्यूट्रॉन जो होता है ये होता है परमाणु भार के बराबर। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या 1 है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हुई? 0 हुई ना न्यूट्रॉनों की संख्या, तभी तो ये 1 आया। तो यहाँ पर प्रोटॉन 1 है और न्यूट्रॉन 0 है, और किसी भी परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 1 हुई। तो यहाँ पर H के लिए हम लिखेंगे
P1 और N0 और E1 ये लिखेंगे। अब D के लिए D जो होता है इसके लिए जो H है ना, H यहाँ लिखेंगे H, यहाँ पर 1 लिखेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे। तो इसमें P जो है ना, P वो है 1 और P+N 2 है, P+N 2 है, यानी यहाँ पर N भी 1 होगा क्योंकि P और N जोड़कर 2 आया ना। और फिर बच गया इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होता है ना वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है, तो इलेक्ट्रॉन भी 1 हुआ। इसके बाद T के लिए P जो है ना, P वो तो 1 रहेगा और न्यूट्रॉन वो मतलब 2 हो जाएंगे क्योंकि टोटल P और N 3 होता है, यहाँ पर 3 होता है। तो और इलेक्ट्रॉन वो है 1, यहाँ पर 3 है ना, P जमा में N, P जमा में N बराबर 3 है। यहाँ पर D के लिए P और N को जोड़ेंगे तो 3 आता है। तो P जब 1 है, P यहाँ पर 1 है तो N कितना बचा, 2 ही तो बचे। तो ये दोनों हो गए Pn और E 1 है। अब यहाँ पर देखिए समस्थानिक और समभारिक के किसी एक युग्म का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो यहाँ पर समस्थानिक और समभारिक, तो समभारिक में हम लेंगे, समभारिक में हम ये ले लेंगे, ये कैल्शियम और आर्गन, समभारिक कैल्शियम और आर्गन। तो यहाँ पर लिखा है समस्थानिक और समभारिक के किसी एक युग्म का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो यहाँ पर कैल्शियम 20 है और आर्गन 18 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। देखिए कैल्शियम जो है ना, कैल्शियम उसकी 20 परमाणु संख्या है, इसके लिए हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से इसमें स्थापित रहते हैं कोषों में। तो पहली कोष में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 2। तो ये हो गए 2, 8 और 2 10, 18, 19, 20 हो गए ना। और इसमें आर्गन में 2, 8 और 8। इसके बाद समस्थानिक हमारे पास है, यहाँ पर क्लोरीन ले लेते हैं। क्लोरीन 17 अस्त्र होते हैं ना क्लोरीन में। तो यहाँ पर दोनों में देखिए 2, 8 और 7, और यहाँ पर 2, 8, 7, यानी जो समस्थानिक होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन विन्यास जो होता है ना वो सेम आता है, लेकिन समभारिक में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है वो अलग अलग आता है। तो यहाँ पर देखिए ये पार्ट पूरा हो जाता है, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छी तरह समझ आ गया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।